सर मैं तो आपको सुनकर सोच रहा हूँ कि मैंने वक्त ज़ाया कर दिया, क्योंकि जितना टाइम मैं इस पॉडकास्ट में लगाता हूँ उतना टाइम अगर मैंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया होता तो आज मैं आपकी जगह बैठा होता। बाहर से बैठ के लगता भी है कि मैं ये अगर कर लूँ ना तो मेरा रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट बहुत कम लोग होते हैं जो इंडेक्स को बीट करते हैं। आप कह रहे हैं कि बाबर आजम बनना है, शाहिद अफरीदी नहीं बनना। अगर छक्के मारने जाओगे तो आउट हो सकते हो। डज नॉट मीन कि रिटर्न आ जाएगा अगर आपको कोई न्यूज़ पहले पता चल गई। ये स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। जिस दिन अखबार में खबर आएगी ना उससे एक दिन पहले जो है मोस्ट प्रॉब्ली वो प्राइस में थोड़ा बहुत आ जाता है। और उसमें जो आपने मारी की एग्जांपल दी है, मारी में कितना बना है पैसा? मारी इन टू इसका ना 30+ कैगर है। 30+ कैगर का मतलब होता है ऑलमोस्ट हर 2.25 साल 2.5 साल बाद पैसे डबल हो रहे हैं। 1 लाख 2002 में लगाया होता है तो आज वो 5 करोड़ होते हैं। मारी पेट्रोलियम में फाइनेंशियल लिटरेसी का क्रक्स ये है कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में होनी है, ठीक है। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट कहता है कि जो रिच माइंडसेट है ना वो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए जैसे ही उसके पास सेविंग्स आएंगी ना उसको एसेट्स में कन्वर्ट कर देगा। आपने 9th की रात को चेंगदू का स्टॉक लिया? नहीं हम तो सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर उस रात आपको समझ में आ गया कि राफेल गिरा है, ये एक साथ साथ एक दुनिया में ये चीज़ भी चल रही है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं ना उनके जो रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं वो कह रहे हैं ये इनका टाइम खत्म हो गया। अब AI रिसर्च करेगी और जो डिसीजन मेकर्स हैं वो डिसीजन लेंगे। कितना पैसा कमा लेते हैं। एक महीने ऑल्टो निकल आती है। अच्छा, ज़्यादातर लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट है सट्टा। सट्टा होता है, फिर स्पेकुलेशन होती है और फिर होती है इन्वेस्टिंग। तो ये हमारा विजन 2030 है कि वी हैव टू क्रिएट एन आर्मी ऑफ 10,000 एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जंग हो चुकी है ख़त्म, एट द हाइट ऑफ द वॉर। मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया कि यार बॉबी एक्सल रॉड बनने का वक्त आ चुका है। यही वक्त होता है पैसे कमाने का। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो भी यही कहते रहते हैं कि जब ब्लड हो वाटर्स में तब पैसे कमाने चाहिए। तो जंग वंग की बातें अब ख़त्म करो, पैसे कमाने की बातें शुरू करो। अब्दुल रहमान नजम हमारे साथ हैं, फाइनेंशियल चलाते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है, कराची से हैं लेकिन लाहौर में रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Before we begin, I would like to congratulate you on the 300K subscribers and more importantly, amazing performance on the Piers Morgan show. नहीं थैंक यू सर। मैं तो आपको सुनकर सोच रहा हूँ कि मैंने वक्त ज़ाया कर दिया, क्योंकि जितना टाइम मैं इस पॉडकास्ट में लगाता हूँ उतना टाइम अगर मैंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया होता तो आज मैं आपकी जगह बैठा होता। बट यू ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड, राइट? यस, लिटिल बिट बिफोर कोविड, बट वो था कि जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट की उससे पहले की जर्नी ऑफ ऑल द रिसर्च दैट स्टार्टेड पोस्ट यूनिवर्सिटी। सो जैसे आपने कहा अर्ली ऑन यूज्ड टू लिव इन कराची, सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल से लेवल्स किया। बीकन देन सेंट पैट। यूनिवर्सिटी कहाँ गया? वॉरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक। सो लकीली थोड़ी सी पढ़ाई में अच्छा था तो बाहर एडमिशन हो गया। उधर थोड़ा सा देखा कि लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। पाकिस्तान में जैसे वर्ड ऑन द स्ट्रीट इज के स्टॉक मार्केट तो सट्टा है ये सब, तो घर पे भी कोई नहीं करता होता था। बट वहाँ जाके देखा लोग ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, सब ने अपने पोर्टफोलियोज बनाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो एक अनकॉन्शियसली एक सीड जो है ना वो ब्रेन में प्लांट हो गया। तो सर आपकी जर्नी, आप एंड फॉर पीपल हु डोंट नो, आपने इनको हर पॉडकास्ट पे देखा हुआ होगा, तो आपकी जर्नी वर्नी तो बहुत डिस्कस हुई है, लोगों ने आपसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी ली है। आज मैं कोशिश करूँगा फ्लिप करने की स्क्रिप्ट। हमारी जो आम आवाम है ना उसके बड़े सिंपल सीधे सादे सवाल हैं। पहले मैं उन सवालों से शुरू करूँगा, फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें रह जाती हैं। तो आवाम पूछ रही है, हाउ डू म्यूचुअल फंड्स वर्क एंड हाउ टू इन्वेस्ट? अच्छा, म्यूचुअल फंड्स, द नेम सजेस्ट के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अब जो भी जिस सबके पैसे जो कंबाइन हो गए हैं अब उनको किसी ने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब पाकिस्तान में होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि उनका मैंडेट है कि जो भी पैसे कलेक्ट हुए हैं उन्होंने इक्विटी में लगाने, यानी कि स्टॉक मार्केट में लगाने। इसी तरह फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको जितने भी पैसे उनके एक्यूमुलेट हो गए हैं उन्होंने उसको फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में लगाना है, जैसे बॉन्ड्स वगैरह, गवर्नमेंट पेपर, किसी और बैंक को कर्जा दे दिया, किसी को भी आप कर्जा दे सकते हैं जो कि आपको एक इंटरेस्ट रेट के आसपास रिटर्न दे रहा होता है। तो बेसिकली जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और आपने अपने एसेट क्लास चूज कर ली तो आपका रिटर्न उसके आसपास ही आएगा। तो मेरे जैसा इंसान जिसको ना मेहनत करनी है, ना मेहनत करने का शौक है, मैं बोलूँ आप लोग मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, आप मेरा पैसा लें, आपको जो सही लगता है आप इन्वेस्ट करें और मुझे रिटर्न दे दें। इज दैट व्हाट म्यूचुअल फंड्स इज? यस, बट देयर इज अ कैविएट। जी, कैविएट ये है कि देयर आर ओनली 2 ways कि आप जो है ना जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स आ रहा है ना
उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, एक है कि लेट से आपको लग रहा है स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगी, एक है ARN फाइनेंशियल में पैसे दे दें, वो इसके बाद आएगा। सो फर्स्ट वे इज कि आपको लग रहा है स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है, तो मैं कैश रख लेता हूँ, मेरा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, दूसरा वे है कि आपने कहा ये जो 100 इंडेक्स है ना, इसमें 100 कंपनीज हैं, 100 की एवरेज जो है ना, मैं उसमें से अच्छी कंपनीज ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, दे आर ओनली 2, तीसरा कोई तरीका है ही नहीं। सो बाय डिफॉल्ट तीसरा है एक तरीका, वो क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर मुझे पता चल गया, नहीं, वो कोई जो ना प्रैक्टिस ना करे, उसके जो रिपरकशंस है वो इतने अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में तो कोई रिपरकशंस नहीं है। नहीं, लोग बहुत सोचते हैं कि मैं अगर इनसाइडर ट्रेडिंग कर लूँ ना तो मेरे रिटर्न्स बहुत अमेजिंग आ जाएंगे। अगर कोई किसी कंपनी में है और वो मुझे चाय पे मिलता है, बोलते हैं यार ये डील होने वाली है, हमें गवर्नमेंट से लेट्स से अभी जो IPPs में बहुत पैसा बनाया था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे, अगर कोई निशात पावर में है, वो जाके अपने दोस्त को बोलता है यार निशात पावर की IPPs होने वाली है, स्टॉक चलेगा, ये कौन पुलिस पकड़ेगी? देखें, ये एक इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सर्कुलर डेट का प्लान हर 6 महीने बाद आता है, आपने भी देखा होगा। ठीक है, अगर किसी को पता होता कि ये सर्कुलर डेट प्लान आ रहा है, हो जाएगा, तो वो उससे प्रॉफिट बना लेता। आपको क्या लगता है ये सारी कंपनीज कहीं ना कहीं इनके एम्प्लॉयज जो हैं, इनके स्टॉक ब्रोकर अकाउंट्स नहीं होते? तो इनके जो ब्रोकरेज सारे ब्रोकर्स होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते, तो फिर भी वो नहीं कमा पाते। बिकॉज नॉलेज डज नॉट मीन के रिटर्न आ जाएगा अगर आपको कोई न्यूज़ पहले पता चल गई। ये स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। जिस दिन अखबार में खबर आएगी ना, उससे एक दिन पहले जो है मोस्ट प्रॉब्ली वो प्राइस में थोड़ा बहुत आ जाता है, और फिर अखबार में जब खबर लगी है कि ये चीज़ होने जा रही है, उसकी 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि वो हो जाएगी। इवन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को भी नहीं पता होता कि जब वो उसको ECC में लेके जाएंगे उसने अप्रूव करना है कि नहीं करना। इवन फाइनेंस मिनिस्टर को भी कभी कभी नहीं पता होता कि ये मैं जो बजट प्रपोजल लेके जा रहा हूँ वो प्राइम मिनिस्टर ने या किसी और ने अप्रूव करना है कि नहीं। सो हर चीज़ पे एक प्रोबेबिलिटी होती है, हर स्टेप पे। पहले खबर आती है 50% चांस होता है कि ये होगा, फिर कोई और खबर आती है वो 70% पे जाता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, वो ऑलरेडी जो है 70% उसका जो इम्पैक्ट है ना आ गया होता है, और फिर जब वो नहीं होता तो फिर उनका नुकसान हो जाता है। सो लोग बहुत कोशिश करते हैं ये करने की, लेकिन श्योर इट्स हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पे तो रियल एस्टेट में भी यही होता है ना कि आप पहले प्रॉपर्टी लेते हो, जमीन लेते हो, फिर उसको कमर्शियलाइज करवाते हो या हाईवे बनवाते हो। वेल कनेक्टेड हैं, लेट्स से बट आई एम श्योर 100 लोग पाकिस्तान में ये कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे 100 से ज्यादा ही हैं। नहीं, ट्राई करते हैं सब, ट्राई तो मिलियंस में लोग शायद करते हों, लेकिन सक्सेसफुल जो है 100 लोग भी नहीं होते होंगे। रिजल्ट बता रहे ना आपको, आप डेटा उठा के देख लें, जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के वो इनसाइडर ट्रेडर्स नहीं है। इनसाइडर ट्रेडर्स अगर वी नो ऑफ, क्योंकि ये जो नैन्सी पेलोसी और चक शूमर जो हैं, दे हैव SP 100 जो भी हैं उनके, या 500, ये तो रेगुलरली उनको आउट परफॉर्म करते हैं जो डेमोक्रेट के लीडर्स हैं। तो उन पे यही तो इल्ज़ाम लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि आप वॉरेन बफे से आगे हैं, आपको कोई ना कोई खबरें हैं, इसकी वजह से नैन्सी पेलोसी, लोग तो ये भी बोलते हैं नैन्सी पेलोसी जो खरीद रही है वो खरीद लो बस, और इससे भी मुनाफा बन जाएगा। अच्छा, लोग ये भी करते हैं कि टॉप इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो जो है ना वो आ जाता है इंटरनेट पे और उसको कॉपी कर लेते हैं, बट उसमें भी टाइम गैप है। म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो भी आते हैं हर महीने के आखिर, लेकिन उसमें भी टाइम गैप है। और लेट्स से हम लोग का मॉडल पोर्टफोलियो है, व्हाट्सएप पे पिक्चर चलती रहती है, आप खरीद लेंगे, उसको फॉलो थ्रू भी तो करना है ना। आपने समझे एक सक्सेसफुल पॉडकास्ट बनाया है, आप अपने दोस्त को बता देंगे, क्या वो कर लेगा? वो नहीं कर सकते। कोशिश तो बहुत लोगों ने की। हाँ, तो वही ना। सो इम्प्लीमेंटेशन, फॉलो थ्रू, आपको पता भी होना है कंपनी ने 6 महीने में डबल होना है, तो वो उन 6 महीनों में भी 20-25 दिन जो है नीचे जाती है, नेगेटिव खबरें भी आती हैं, तो उसको होल्ड करने के लिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए पीछे। इसीलिए हमारी फिलॉसफी है इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। जब तक कंपनी पूरी समझ नहीं आ गई उसमें इन्वेस्ट नहीं करना। सो पीपल ट्राई, बाहर से बैठ के लगता भी है कि मैं ये अगर कर लूँ ना तो मेरा रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट बहुत कम लोग होते हैं जो इंडेक्स को बीट करते हैं। आप कह रहे हैं कि बाबर आजम बनना है, शाहिद अफरीदी नहीं बनना। अगर छक्के मारने जाओगे तो आउट हो सकते हो, पर अगर 80 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हो तो लॉन्ग टर्म सक्सेस है। देखिए, इसमें मैंने भी जब अपनी सारे इन्वेस्टर्स को पढ़ा ना यूनिवर्सिटी से आके, तो वॉरेन बफे का जो पूरा कॉन्सेप्ट था ना इन्वेस्टिंग का, और भी लोगों को पढ़ा, पीटर लिंच भी हैं और भी हैं, बहुत सारे हैं, उनके भी बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वॉरेन बफेज प्रिंसिपल्स लुक्ड रिपीटेबल, और उनका भी यही था कि उसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है जिसका पूरा बिजनेस समझ आ जाए। सो उस टाइम पे ना 3 इडियट्स भी आई हुई थी, तो 3 इडियट्स में का एक जो फेमस डायलॉग है कि जो है सक्सेस को चेस नहीं करना, एक्सीलेंस को चेस करना है, और सक्सेस जो है वो खुद ही पीछे आ जाएगा। तो इन्वेस्टिंग में तो एक्सीलेंस जो है ना वॉरेन बफे।
तो उसके प्रिंसिपल्स को लेके अगर आप सही तरीके से सारी कंपनी रिसर्च करेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा। इसमें आप ज़्यादातर लोग ये भी सोचते हैं फिर कि वही पाकिस्तान में तो ये सब नहीं होता, पाकिस्तान में तो कंपनीज कुछ बताती ही नहीं है। बट आई एम अ लिविंग एग्जांपल, मैंने किसी इंस्टीट्यूशन में काम नहीं किया, सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन से सारी नॉलेज हासिल की। शुरू के सालों में जब घर से ही काम करता होता था, यूज टू कोल्ड कॉल, एक तरह से जूम मीटिंग हो रही है, CBS ईमेल कर दी कि भाई आई वांट टू अटेंड, आई माइट बी इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी, लिंक आ जाता है, उसी से आपने सारी नॉलेज गैदर की। सो नॉलेज अगर किसी के पास है इज फार मोर लाइकली टू बीट द अदर पर्सन जिसके पास सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग की नॉलेज है। तो आप कह रही हैं नॉलेज को पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि यार बुक्स भी आपने कुक की हुई हैं, हम कैसे भरोसा करें, आपकी AGM पे तो आप तारीफें कर रहे हैं, अगले दिन दिवालिया हो जाए, एक जनरल डिस्ट्रस्ट तो पाकिस्तान में सबका है। बट आप कह रहे हैं कि ऐसा अनलाइकली है, अगर जो नंबर्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन पे भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, और उसको चेक करने का तरीका भी होता है। एक बड़ी फेमस बुक है फाइनेंशियल शेनैनिगन्स, जो कि US की मार्केट्स पे ज़्यादा लिखी गई है कि वो लोग कैसे बुक्स कुक करते हैं। असल में अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो भी हो रहा है ना, वो अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से उसकी स्टेटमेंट्स बनती हैं। अगर आपको वो सही तरीके से पढ़ने आती है ना, तो आप चेक कर लेंगे कि इधर जो है, क्योंकि हम लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू आप इक्वल पार्टनर बन सकते हैं विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। सही है, उनकी टॉप कंपनीज हैं, आप उसमें इक्वल पार्टनर बन गए। लेकिन अगर वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को सही ट्रीट नहीं कर रहे, बुक्स फेयर नहीं है, तो फिर ये इक्वल पार्टनरशिप खत्म हो गई, फिर इक्वल तो नहीं रही ना, फिर तो उनके फेवर में चली गई। सो उसको चेक करने का तरीका होता है। जैसे आप कोई एग्जाम्पल बताएं किसी एक बिजनेस का, मैं आपको बताऊँ उसमें कैसे चेक करेंगे, किसी एक इंडस्ट्री का जिसका आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ हो। नहीं, मैं एक तो सिंपल एग्जांपल तो ये है कि अगर हैवल पोस्ट कर रहा है कि 1000 हमारी बिक गई है SUV, तो अब अगर आप 1000 बेच रहे हो तो आपका स्टॉक ऊपर जाना ही है, एंड देन यू कैन अज्यूम कि हैवल का जा रहा है तो BYDO का भी जाएगा। तो ये मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ, दैट वुड बी हाउ आई वुड इन्वेस्ट इन समथिंग। देखिए, अब इसमें हम आ गए गाड़ियों की इंडस्ट्री में। ठीक है, गाड़ियों की इंडस्ट्री में सेल छुपाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आप गाड़ी किसी भी तरीके से इवन इम्पोर्टेड भी मंगा रहे हैं ना, उसमें अंडर इन्वॉइसिंग सब करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, सड़क पे नंबर प्लेट हर गाड़ी पे लगी होती है, तो आप अंडर द मतलब बुक्स को कुक नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज़, आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, आप किसी न किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेशनली जो है डील कर रहे हैं। अब आप अगर कह रहे हैं कि साजगार बुक्स कुक कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जो हैवल की ब्रांड है GWM, जो कि शायद बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल करती होगी, वो उनके साथ जो थोड़े पैसों के लिए जो है रिस्क ले रहे हैं। तो आप जिन लोगों से बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं ना, अगर वो बड़ी ब्रांड्स हों, तो फिर चांसेस ऑफ बुक्स बीइंग कुक्ड कम हो जाती है। एक बहुत छोटी सी भी कंपनी होगी ना, लेकिन अगर वो FMCG को सेल कर रही है, तो चांसेस अच्छे हैं कि उनकी जो सेल है वो ठीक है। इसी तरीके से कोई सीमेंट की कंपनी है, वो बाहर से कोयला मंगा रही है, लेट्स से $100 का कोयला हो सकता है 105 का मंगा रहे हो, तो आपको बैंक्स के थ्रू पता चल जाता है। बैंक्स भी इस चीज़ को बड़ा चेक करते हैं, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, तो आप उनकी रेपुटेशन के थ्रू अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप डील किससे कर रहे हैं, वो कंपनी कितनी बड़ी है, उससे आइडिया हो जाता है कि बुक सही है कि नहीं। फिर दूसरा, आप उनके ही कंपेटिटर से देख लेते हैं कि इनकी जो कॉस्ट है ना, उनसे कंपेरेबल है कि नहीं। लेट से वो फेक एक्सपेंसेस बना के फैमिली में सैलरीज दे रहे हैं, तो वो जो अपने कंपेटिटर से उसको कंपेयर करेंगे ना, तो उनकी कॉस्ट कम होंगी। सो इस तरीके से काफ़ी तरीके होते हैं, और इसका एंड जिस्ट ये है कि जो टॉप कंपनीज है ना, उसमें कम होता है। तो सैलरीज आ जाती है बुक्स में, अगर सैलरीज, हाँ, अगर कोई ज़्यादा सैलरी ले रहा है वो डिस्क्लोज्ड होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर दुनिया भर में लोग देख रहे हैं कि एमिरेट्स पर प्लेन कितना दे रहा है और PIA पर प्लेन कितना दे रहा है, तो वो आपको पता है कि PIA में कुछ हेरा फेरी हो रही है, तो यहाँ रीज़न भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे सैलरीज कम है, बट जिस तरह हमें बताया जाता है कि PIA में ओवर एम्प्लॉयमेंट करते हैं, नौकरियाँ देते हैं, जो भी। तो आप कह रहे हैं अगर ये कोई सेठिया कंपनी ये कर रही है, ये बुक्स देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी सैलरीज और बाकी जो इक्वल कंपनी है, सैलरीज मैच नहीं हो रही, तो कुछ इधर गड़बड़ है। 100%। और लेट से आपने सब देखा, कंपेयर किया, ठीक लग रहा है, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा, अगर नहीं इसकी रेपुटेशन इस बंदे की ना ठीक नहीं है, आप मत करें। देयर आर 300 अदर कंपनीज एज वेल। कोई ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 2 लोग हैं और आपने चूज करना ही करना है, आप किसी और के साथ कर लें। इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं, तो जिसमें सारे चेक बॉक्सेस टिक हो रहे हैं उनके साथ कर लें। और अगर कुछ मसला हो जाए, उसको तो आप फोर्स ही नहीं कर सकते ना। HBL को जो फाइन लगा न्यूयॉर्क में, अब वो तो मुझे तो नहीं पता कि कुछ कर सकते। जैसे IPPs की भी रीनेगोशिएशन हुई, जब वो शुरू हुई उससे 1 महीने पहले कोई भी नहीं बता सकता था कि ऐसा होगा। तो इस तरह की अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स होती हैं, इसी तरीके से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी होती हैं। कोविड में सीमेंट के स्टॉक्स बहुत नीचे आ गए थे,
जब ऐसा लग रहा था कि सब बंद हो जाएगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, लेकिन जब वो रिकवरी हुई तो फिर वो रियल एस्टेट पैकेज आ गया। अभी इस दफ़ा बजट में भी शायद रियल एस्टेट को कोई फ़ायदा मिल जाए। तो इस तरह की डेवलपमेंट्स तो दुनिया में होती रहती हैं, कभी ये बिजनेस को फ़ायदा देती हैं, कभी नुकसान देती हैं। तो ये तो फिर पाकिस्तान में आसान है ना, सोचो कि रियल एस्टेट सेक्टर कौन चला है तो वो अपना नुकसान तो कभी करेंगे नहीं लॉन्ग टर्म, तो फिर तो रियल एस्टेट में तो हमेशा पैसा है पाकिस्तान में। अच्छा चलें इसको ऐसे देखते हैं, रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक्स। पाकिस्तान में तो रियल एस्टेट को ज़्यादा फेवर किया जाता है ना, लेकिन एग्जांपल ले लेते हैं। आप मुझे कोई ऐसी एग्जांपल बताएं जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हो पिछले 15-20 सालों में प्लॉट्स में। आपकी एग्जांपल है लाहौर DHA Phase 6, वो आप ही से सुनी है मैंने, तो वही नहीं, इसके अलावा और भी इस्लामाबाद का फैसल टाउन है, बहरिया टाउन है, रावलपिंडी वाला, बहरिया टाउन है, लाहौर वाला। ज़्यादातर जो है ना जिन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया उन्होंने ना 15 साल में 10 टाइम्स हुई है वैल्यू, और 20 साल में तकरीबन 50 टाइम्स हुई है। ये तो इंडेक्स का रिटर्न है जिसमें आपने कुछ करना भी नहीं है। म्यूचुअल फंड के थ्रू फीस होती है उसमें थोड़ी सी, उससे आपकी कंपाउंडिंग खराब हो जाती है, बट आप ये इंडेक्स खुद भी बना सकते हैं। ये तो नॉर्मल इंडेक्स का रिटर्न है जिसमें आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा निकालें कि इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनी है, उसी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दें। सो मतलब टॉप एग्जाम्पल ऑफ रियल एस्टेट जो है वो इज बीइंग मैच्ड बाय द एवरेज बिजनेस ऑफ पाकिस्तान और स्कैम्स। और उसमें जो आपने मारी की एग्जांपल दी है, मारी में कितना बना है पैसा? मारी इन टू इसका ना 30+ कैगर है। 30+ कैगर का मतलब होता है ऑलमोस्ट हर 2.25 साल 2.5 साल बाद पैसे डबल हो रहे हैं। इसमें अगर 10 लाख किसी ने किए होते 2002 में, 2001 है वेबसाइट सरमाया ROIC कैलकुलेटर, उसमें ना 2002 से सारा डेटा अवेलेबल है। ये तो मतलब जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है ना, कि वो वेबसाइट पे जाओ कि 2002 में तूने पैसे डाल दिए होते तो तुम्हारे पास इतने होते, जो नहीं है तुम्हारे पास। ये क्या सरमाया है, ये क्या पॉइंट है ये करने का? ये तो नुकसान है। इसको ना देखिए, हर बिजनेस ने अगर बहुत ज्यादा कमाया ना उसके पीछे रीजन होता है। ऐसी तो नहीं ना कि चलो एक चीज 100 रुपए की थी 200 की हो जाएगी, उसमें स्पेकुलेशन शुरू हो गई, इन्वेस्टर आ गए 300 की हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज लेट से 1 लाख 2002 में, ये मोस्ट प्रॉब्लम ना 5 करोड़ के आसपास होगा। 1 लाख 2002 में लगाया होता तो आज वो 5 करोड़ होते मारी पेट्रोलियम में। इसके पीछे रीजन है। रीज़न ये है, अब जिसको नहीं पता होगा ना वो नहीं कर पाएगा कभी भी। उसके पीछे रीज़न ये है कि पाकिस्तान में एक एवरेज गैस फील्ड जो है ना उसमें 3000 मीटर पे गैस निकलती है, और उसका सक्सेस रेशो होता है 30 और 40% के बीच। यानी कि आपने 3 दफ़ा ड्रिल किया, यानी कि 9000 मीटर ड्रिल किया, फिर एक गैस डिस्कवरी हुई। मारी में 1000 मीटर पे 70% सक्सेस रेट, यानी कि हर 1500 मीटर पे जो है आपको गैस मिल जाती है। और 2014 में जब ये सारा पावर का क्राइसिस चल रहा था, LNG कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, गैस की शॉर्टेज थी, तो एक पॉलिसी आई कि अब कोई भी अगर एडिशनल गैस निकालेगा ना अपनी फील्ड से, पुरानी फील्ड से, उसको लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से प्राइस देंगे। लेटेस्ट पॉलिसी LNG से हाफ प्राइस थी, तो गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी डील थी। लेकिन वो फील्ड जिसकी इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी है, जैसे सऊदी अरब में कहते हैं ना जहाँ खोदो तेल, उस टाइप की फील्ड है ये। सो इतनी अच्छी फील्ड की इकोनॉमिक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका रिटर्न आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कंपाउंडिंग बहुत हाई लेवल पे चली जाती है। सो पहले इनको ना $1.5 मिलता होता था पर यूनिट। न्यू पॉलिसी में इनको $5 to $6 मिलते होते थे। इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट $0.5 है। पहले ये $0.5 कमा रहे थे हर यूनिट पे प्रॉफिट, अब ये $3 कमा रहे हैं, 6 टाइम्स। सो ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी अगर पिछले 20 साल देखें ना, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है ना, यूजुअली उसकी कंपाउंडिंग स्लो हो जाती है। उधर बड़ी कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना मुश्किल होता है, लेकिन इसके पिछले 10 साल के रिटर्न उससे पिछले वाले 10 सालों से और ज़्यादा है। ये तो बेसिकली हम अपने बच्चों के साथ वो करेंगे जो हमारे वालिदैन हमारे साथ करते हैं कि बस यहाँ प्लॉट लेते लेते रह गया। ये प्लॉट जो है ना, ये 2000 में 15 लाख का था, मैं लेते लेते रह गया, आज 7 करोड़ गए। हम लोग ये स्टॉक्स के साथ करेंगे अपने बच्चों के साथ कि मारी अगर मैं ले लेता, फिर मेरे पास तो लाख रुपया था ही नहीं 2002 यहाँ 2014 में तो ले सकते थे ना। हाँ, तो उसमें लाख रुपया था। हाँ, तो वो लाख रुपया जो 20 हो जाता, तकरीबन 20 लाख हो जाता। हाँ, शायद थोड़ा सा ज़्यादा। आज मैं कहाँ लाख रुपए डालूं? आज बात कर रहे हैं समझ बूझ से इन्वेस्टिंग हो, ये हो, लेकिन अब आप जब आपने ऐसी बातें करी दी हैं तो भाई मैं आज कहाँ लाख रुपए डालूं जो 4-5 साल में 20 लाख मिल जाए। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट सबके लिए ना इंडेक्स है, सही है। जैसे हमने म्यूचुअल फंड्स की भी बात की ना, अब म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स में क्या फ़र्क है? जैसे मैंने बताया ना, 2 ही तरीके होते हैं आउट परफॉर्म करने के। कैश आप रख लें जब मार्केट डाउन आ रही है, या फिर आप अच्छी कंपनी ढूंढ लें। म्यूचुअल फंड्स दोनों नहीं करते। म्यूचुअल फंड्स को लीगली आई थिंक अलाउड है कि 90% आपने हमेशा इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है। और आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लें, सब जो है 4% ये कंपनी ली हुई है, 5% ये ली हुई है,
तो जब आप इंडेक्स से डिविएशन कर ही नहीं रहे तो फिर आप इंडेक्स को कैसे बीट करेंगे? वॉरेन बफेट सेज यू कैन नॉट बीट द एवरेज व्हेन यू आर द एवरेज। सही है, अगर आपने एवरेज के करीब करीब ही चलना है थोड़ा बहुत, तो कभी कभी आपका रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन आपकी हर साल की 3% की फीस भी होती है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म पे कैसे आउट परफॉर्म करेंगे आफ्टर फीस? सो इंडेक्स में खुद इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आपकी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, अभी आप शुरू में सेव कर रहे हैं, तो वो 3% अगर आप पे कर भी देंगे तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसके लिए शायद म्यूचुअल फंड अच्छा है। बट अदरवाइज कोई भी अगर स्टार्ट कर रहा है विदाउट टॉकिंग टू एनी फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप PSX की वेबसाइट पे जाएं, KSE 100 की लिस्ट खोलें, नंबर 1 कंपनी आजकल है FFC, उसकी सबसे ज़्यादा वेट है 10%। तो भाई F तो जहाँ लगा है वो नहीं, मैं आपको ऐसी एग्जांपल ही दूंगा जहाँ पे F है लेकिन रिटर्न अच्छा नहीं है। ऐसा क्या है? फौजी फूड्स का नहीं है रिटर्न अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बस आपने वो खाया होगा अंदर से, लैग खा कर देखे ना, आपको समझ में आ जाएगा क्यों रिटर्न अच्छा नहीं। चलिए इसमें हम आते हैं, पहले लोगों को बताते हैं कि लेट्स से अगर आपके पास आज इन्वेस्टमेंट है ना, तो आपने वो लिस्ट खोलनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप जिसका ज़्यादा होता है ना, उसको ज़्यादा वेट मिल जाता है इंडेक्स, तो आपने अपने पोर्टफोलियो का 10% उसमें लगा देना है। सेकंड नंबर पे जो कंपनी हो उसका 8% होगा तकरीबन, आपने 8% उसमें लगा लेना। तो इस तरह 20-25 कंपनी से ही आपका 70% पोर्टफोलियो बन जाएगा। टॉप 20-25 कंपनी में आप लगा, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज वाली ऊपर होती है ना, ठीक है। तो 20-25 कंपनी में ही आपका 70% रिटर्न बन जाएगा। बाकी 20% से आप सीखें, इधर उधर ट्राई करें, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करें और सारी चीज़ें सीखें, कंपनीज काम कैसे करती हैं। जितना आपको कंपनी का बिजनेस समझ आ जाएगा ना, उतना आपका रिटर्न अच्छा होगा फ्यूचर। दूसरा किसी ने यही सवाल पूछा था, हाउ टू बाय स्टॉक्स। तो एक तो चलें सिंपल तरीका है कि आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म से कर लें, वो ऐप लेकर। ये नहीं ज़रूरी है, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो वो तो आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। ऐप वैप खरीद कर वो आपको खुद भी बता देंगे। टॉप तो मैंने ले लिया, ठीक है, मुझे पता है जो भी हमारी 20 कंपनी है। मैं कैसे, जो आप कह रहे हैं खुद रिसर्च करें, अगर एक सामने मेरे पास कंपनी आती है लेट्स से 75 पर, अब मुझे लग रहा है इसमें पोटेंशियल है, क्या चीज़ें देखूं मैं? अच्छा, इसमें पहले ये जो इजी वाला मेथड है ना, इसके भी फ्रूट्स बड़े अच्छे हैं। इसको समझने के लिए पूरी दुनिया में ना सब एक SIP कैलकुलेटर बना होता है, इंडियंस ने भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। सही है, तो आप वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे SIP कैलकुलेटर लिखें। अभी आपको लग रहा होगा ना मैं बहुत कम कम पैसे डाल रहा हूँ, ये तो कुछ बनेगा ही नहीं एंड में, लेकिन आप 25,000 रुपये भी डालें ना हर महीने, और हर साल इसको 10% बढ़ा दें सिर्फ, जैसे आपकी सैलरी बढ़ी, तो ये 25,000 दूसरे साल में 27,500 जो है 25 साल बाद आपको 25 करोड़ देंगे इंडेक्स के रिटर्न पे, कंपाउंडिंग की वजह से। हाँ, कंपाउंडिंग की वजह से। कंपाउंडिंग को समझने के लिए आप कह सकते हैं, अगर आप सेव कर रहे हैं ना तो आप प्लस कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो आप कंपाउंड कर रहे हैं। 8 + 8 + 8 होता है 24, लेकिन 8 × 8 क्या होता है? 64 × 8 आई थिंक 512। ओके, तो इतना फर्क हो जाता है। एक मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी देखी थोड़े दिन पहले, एक बंदा था रोज $5 ना सेव कर रहा था, तो उसने कोई 30-40 साल बाद ना 80,000 $90,000 डॉलर उसके सेव हो गए, और वही बंदा इन्वेस्ट कर रहा था दूसरी जगह, हर दिन $5, उसके कोई 20-30 मिलियन डॉलर हो गए। ये कंपाउंडिंग होती रहती है। तो आप स्टॉक मार्केट को पाकिस्तान की आबादी की तरह समझें कि पाकिस्तानी आबादी तो 2% पे बढ़ती है ना, बट इवेंचुअली आपके जो बच्चे होंगे वो भी बच्चे पैदा करेंगे। तो जो शुरू में आपका बाप था, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट डाला था, उसके बच्चे भी आगे फिर और बच्चे पैदा करेंगे, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट है आपके पैसों का। हर साल 7% 8% डिविडेंड आता है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट, हर कंपनी का एवरेज। कुछ का 10 भी है, कुछ का 5 भी है, कुछ नहीं भी देती हैं, बट एवरेज 6 से 8% के बीच में डिविडेंड आता है। तो ये आप एंजॉय भी कर सकते हैं, इसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये SIP कैलकुलेटर वाली बात जरा रह गई, वो क्या चीज़ बताती है, और उससे मुझे क्या पता चलेगा कि यार SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप ना पूरा एक प्लान बना लेते हैं, मैंने हर महीने इतने पैसे जो है ना उसके स्टॉक्स खरीदने। अब उसमें ऊपर जाए नीचे जाए, आपने जो है ना चुपचाप उतने पैसे खरीद लेने, और पीछे आपने सोचा हुआ है कि भाई ये सारे मैं बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में इन्होंने तो कमाना ही कमाना है, ठीक है। तो उसमें आप लिखें कि मैं हर महीने कितना सेव करूँगा, फिर आप उसमें लिखें कि एवरेज रिटर्न क्या है, तो उसमें आप पिछले 25 ईयर्स का रिटर्न ले लें। 25 ईयर का रिटर्न ना ऐसा होता है कि उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। यानी कि अगर आज स्टॉक मार्केट 1,20,000 रुपये है ना, अगर मैं इसको 60,000 रुपये कर दूँ, आधी कर दूँ, तो जो एनुअल रिटर्न है ना हर साल का पिछले 25 साल का, वो 18 से सिर्फ 15 पे आएगा। इतना कम फर्क आएगा। यानी कि अगर कोई कहता है ना अभी स्टॉक मार्केट बिला वजह बढ़ गई है, तो उससे कहें आप इसको हाफ कर दें, फिर आप निकाल लें 25 ईयर का रिटर्न, वो भी प्रॉपर्टी से ज़्यादा है। बट
आई थिंक द बिलीफ नाउ इज कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अंडरवैल्यूड है, राइट? यस, एब्सोल्युटली। काफ़ी ज़्यादा भी इस पे और एक्सप्लेन करना। अच्छा, आपने पूछा था कि अच्छी कंपनीज कैसे ढूंढनी है। हाँ, मैं लेट्स से द पाकिस्तान एक्सपीरियंस लिस्ट हो गई, अब एक नई कंपनी लिस्ट हुई है। हाँ, क्या मैं देखूं कि इसमें पैसे डालने हैं या नहीं डालने हैं? इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड कहता है कि आपने ना उसका पूरा बिजनेस समझ लेना है। अब बिजनेस समझना है तो दो ही चीज़ होती हैं बिजनेस में, एक होता है रेवेन्यू के पैसे आ रहे हैं, और एक होता है कि पैसे जा रहे हैं, कॉस्ट्स। सो हर बिजनेस की ना 2-3 मेन रेवेन्यूज होते हैं और 2-3 मेन कॉस्ट होते हैं। जैसे सीमेंट की एग्जांपल ले लें तो उसमें सीमेंट के बैग की प्राइस आपको पता होनी चाहिए किस हिसाब से होती है, कब इनकी जो है आपस में प्राइस वॉर हो जाती है, कब जो है ये बैग प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू किस चीज़ से बनता है। कॉस्ट साइड पे आएंगे ना तो दो कॉस्ट हैं, एक कोल से जो है सीमेंट फिर वो पूरा फर्नेस में डल के सीमेंट बनता है, और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने देखना है कौन जो है जिसके पास सबसे अच्छा प्लांट है जो कि कम कोयले से ना 1 टन सीमेंट बना लेता है, और किसके पास सबसे सस्ती बिजली है, ये पता चल जाएगा। हाँ, रिसर्च करके आप पता कर सकते हैं। आप कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में उनसे पूछ लें कि आपका कोल टू सीमेंट रेशो क्या है, आपकी जो फर्नेस है उसका। इसी तरीके से आप कितने यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं 1 टन सीमेंट बनाने के लिए, और आपका 1 यूनिट है कितने का। दिस वोंट बी पब्लिकली अवेलेबल, आपको मीटिंग में जाके पूछना पड़ेगा। पब्लिकली कभी कभी रिपोर्ट्स आती हैं जैसे कंपनीज के बारे में, उसमें भी लिखा होता है, बट स्टॉक मार्केट इज़ लाइक अ पजल। आपके समझे 25-30 पीस हैं, आपको अलग अलग जगहों से मिलेंगे। कुछ आपको अखबार से मिल जाएगा, कुछ एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएगा, कुछ आपने खुद पूछना होगा, कुछ जो है आपको थोड़ी सी इंटरनेशनल रिसर्च करनी पड़ेगी। बट द फ्रूट ऑफ ऑल दिस, अगर लेट से 18% रिटर्न था, हमने जो अपनी SIP कैलकुलेटर में यूज़ किया, अगर मैं उसको 21 कर दूँ, यानी कि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग से या कंपनीज को पढ़ के अगर 18 की बजाय ये 21 हो जाए ना, सिर्फ 3% हो जाए, तो जो 25 करोड़ थे ना वो ऑलमोस्ट 45 हो जाते। सो हायर नंबर्स पे जो कंपाउंडिंग है ना, वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। वो जो कहते हैं ना कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो है हायर नंबर्स। अगर आपने फिक्स्ड इनकम में कंपाउंडिंग करनी है, आपको कुछ भी नहीं देगा। अब स्टॉक मार्केट जो US की है उसका एवरेज रिटर्न है 9 to 10, वॉरेन बफे का रिकॉर्ड है 20% का। सो ये देखें इसने कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन की। इसमें आप जो कह रहे थे कि वॉरेन बफे ने एक दफ़ा बोला भाई मुझे नहीं टेक्नोलॉजी समझ में आती तो मैं टेक्नोलॉजी में नहीं इन्वेस्ट करता, पर isn't that the idea कि अच्छा मुझे लेट्स से अभी AI नहीं समझ में आता, हाँ, लेकिन अगर मुझे पता है कि AI इज़ द फ्यूचर तो समझो ना। कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन बहुत चीज़ें होती हैं कभी कभी आप कोशिश करके भी आपको नहीं समझ आती, देर से समझ आती। हर किसी का एक कंपेटिटिव एडवांटेज होता है ना। इसमें हम ये भी एडवाइस करते हैं लोगों को जो खुद इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं ना, ऑलवेज स्टार्ट उस इंडस्ट्री में जिसमें आप जॉब करते हैं। उसमें आप ना बड़ा ब्लंडर कोई नहीं करेंगे, उसमें आप किसी ऐसी कंपनी में जाके कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसका आपको पता है कि इधर तो घपला होता है। सही, आपको रेपुटेशन भी पता होगी, आपको ये भी पता होगा थोड़ा सा कि इसकी क्या वैल्यूएशन चल रही है, उसके हिसाब से ये कंपनी कितने की होनी चाहिए। ये भी एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इवन वॉरेन बफे ने भी ना अपने ऑफिस में एक बेसबॉल प्लेयर की तस्वीर लगाई हुई है, तो वो पूरा एक सर्कल होता है ना जिसके अंदर स्ट्राइक होती है। तो वो कहता है कि इस सर्कल के अंदर भी ये जो छोटा सा सर्कल है ना, ये मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है। यहाँ पे अगर कोई कंपनी मुझे मिलेगी ना तो फिर मैं जो है ना वो घुमाऊंगा। शायद अफरीदी का जैसे एक जोन होता है ना, वहाँ पे जब बॉल आ जाती है ना तो जब वो मारते तो फिर छक्का होता है वो। तो हर इन्वेस्टर का एक उसकी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री होती है, एक ऐसा बिजनेस होता है जो उसको ज़्यादा समझ आता है। तो ये एक्सपर्टीज, इसकी भी बड़ी वैल्यू होती है। इसमें ये मेरे जैसा आदमी जिसको ये चीज़ें नहीं आती, अगर मैं इंडस्ट्री देख लूँ इतना मुझे समझ में आ जाता है। अच्छा यार कौन सी इंडस्ट्री, बिकॉज मैं जनरल न्यूज़ तो सारी फॉलो करता हूँ, तो मुझे ये तो समझ में आ जाता है अच्छा यार इस इंडस्ट्री में अभी सीन है, अभी वीट का ये चल रहा है, वीट का जो भी है उसका भी कोई फ़ायदा है कि यार इस इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं वो फिर यस। और इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट से आपको लग रहा है कि एग्रीकल्चर रिकवर होने लग गया, ठीक है, आपने ये देखें इसमें ना एक ये चीज़ भी देखनी होती है कि आप जिस चीज़ को खरीद रहे हैं ना उसकी वैल्यूएशन जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है उसने उसको इनकॉर्पोरेट तो नहीं कर लिया। यानी कि अगर लेट से एग्रीकल्चर अच्छा होता है, ज़्यादा ट्रैक्टर बिकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर वाली जो कंपनी है ना वो पहले से ही उस प्राइस पे चल रही है जिस पे ज़्यादा ट्रैक्टर से जो प्रॉफिट आता है ना उसके हिसाब से पी रेशियो उसको मिला हुआ है। तो एक तरह से जो पी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट। हाँ, यानी कि अगर एक कंपनी 100 रुपये कमा रही है, उसकी अगर पहले से ही प्राइस 1000 पे है, तो फिर अगर आज उसका प्रॉफिट 50 है, वो 100 पे चला भी जाएगा ना तो शायद उसकी शेयर प्राइस ना बढ़े, क्योंकि वो पहले ही वो 100 के हिसाब से उसकी प्राइस हुई हुई है। तो अगर तो वैल्यूएशन ठीक है, फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपने देखा एग्रीकल्चर इंप्रूव हो रहा है, आपने थोड़ी सी कंपनीज ट्रैक्टर की ले ली, थोड़ी सी आपने यूरिया फर्टिलाइजर की ले ली,
थोड़ी सी आपने बाइक्स की भी ले ली, क्योंकि बाइक्स भी बहुत ज़्यादा बिकती हैं रूरल एरियाज़ में, ऑलमोस्ट 50%। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब स्ट्रेटेजी से इंडेक्स बेहतर है। अच्छा, ये इससे बेहतर आप वो है ना कि आप कोशिश करेंगे ना, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, अच्छा, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आपका नुकसान होगा। या तो पूरा करो या तो कुछ ना करो। ठीक है, यानी मेरे जैसे लोग ऊपर से कुछ भी नहीं कर सकते। माई नेम इज अफसर खान, करंटली वर्किंग इन सऊदी अरेबिया इन साइट इंजीनियर, एंड आई हैव सम सेविंग अराउंड 10 to 15 lakhs पाकिस्तानी। जो भी अफसर खान साहब को इधर जानते हैं, तो उनके जो भी घर वाले हैं उनको किडनैप करें, 10-15 लाख तो हैं इनके पास देने के लिए। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स बट ऑल्सो वॉन्ट टू इन्वेस्ट सम इन सेविंग्स इन स्टॉक। गिव मी सजेशंस, हाउ शुड आई मेक माई पोर्टफोलियो टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट। इसमें आई थिंक अपना पूरा जो पोर्टफोलियो ना, पहले तो आप डिसाइड करें। अगर आपकी टोटल सेविंग्स ही 10-15 लाख है, तो फिर आपको 10-15 लाख नहीं लगाने चाहिए स्टॉक्स में। एटलीस्ट 1 से 2 साल के खर्चे जो है ना आपके ऐसी जगह पे होने चाहिए जो कि वॉलेटाइल ना हो, ताकि वो ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि वो तो जब टाइम आएगा फिर आपको चाहिए। म्यूचुअल फंड इज नॉट वॉलेटाइल। अगेन इक्विटी म्यूचुअल फंड इज वॉलेटाइल। वो इंडेक्स जैसे KSE 100 इंडेक्स ऊपर नीचे होता है, तो वो भी बिल्कुल उसी को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। बट जो फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड है वो वॉलेटाइल नहीं। But I mean, over 20 years, the mutual funds has volatility is same. Okay. जब आपने सारी चीजें वही खरीदी हुई हैं जो KSE 100 इंडेक्स में है, तो उसकी वॉलेटिलिटी वही होगी ना जो KSE 100 इंडेक्स की है। जो फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड है ना, वो वॉलेटाइल नहीं होते। ठीक है, हाँ। तो इसमें पहले आप डिसाइड करें कि आपने 10-15 लाख में से स्टॉक मार्केट में कितना लगाना है। अब इसमें एक ये रूल होता है कि 2-3 साल के पैसे आपको नहीं लगाने चाहिए। फिर दूसरा रूल ये भी होता है आपकी कन्विक्शन कितनी है, आप घबराते कितने हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो घबराते हैं, बस वो कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदे ना, 200 पे चली जाएगी, लेकिन जब वो 190 पे आएगी ना, तो उनसे मैनेज नहीं होगा, तो आपकी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करती है। ठीक है, आप सोचे मेरे पास 15 लाख हाँ, है, जो चले भी गए तो मेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं क्या करूँ उस 15 लाख? तो फिर आप 10 से 15 लाख के बीच में जो है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा सारा के आउटलुक भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो फिर आपने उनको जो है इंडेक्स में डिवाइड कर देना। चलिए 10 लाख से करते हैं, वो एक सेफ राउंड नंबर हो जाएगा। बिल्कुल। 10 लाख हैं, कितने में सेफ में लगाऊं, कितने में रिस्की में लगाऊं, किस तरह उसको डिवाइड करूं? देखिए, अगर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं और मतलब कि आपकी जो मंथली इनकम है वो भी आपके एक्सपेंसेस से 2 times है या 50% ऊपर है, तो फिर आप पूरे भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब ये पर्सनल चीज़ होती है, आप नहीं किसी को बता सकते कि तुमने 50% रूल अच्छा है। दुनिया में है बहुत सारे रूल, 100 माइनस एज के जो नंबर आए ना, उतने आपने स्टॉक्स में लगाने हैं। 100 माइनस एज क्या, यानी कि कोई 20 साल का है तो 100 माइनस 20, 80% जो है ना आप स्टॉक्स में लगा दें अपनी सेविंग्स का। लेकिन ये बहुत जनरल रूल है। ठीक है, सारे डिसीजन जो है ना उसमें एक थोड़ा पर्सनल एलिमेंट होता है, आपकी कन्विक्शन लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप आज स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास 10 लाख है, आप कैसे लगाएंगे? मैं तो पूरे स्टॉक्स में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना कंपनीज का। मैं तो उसको इस तरीके से देखता हूँ कि मैं इन 10 लाख से 7-8 अच्छे बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म पार्टनर बनना चाह रहा हूँ। उसमें कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होगी मुझे पता होगा, मतलब अगर कोई मुझे बेहतर ऑप्शन मिलेगा तो मैं उसमें भी चला जाऊंगा। लाख रुपया जरूरी नहीं है, 2 लाख भी लगा सकते हैं आप एक में, आपको जितना अच्छा लग रहा है। इसमें परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो एक कंपनी कितनी होनी है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय उस कंपनी का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड कितना अच्छा है, और उसमें आप क्या देख रहे हैं कि अगले 1 से 2 साल में कितना बढ़ सकता है। अगर कोई चीज़ लेट से आपको लग रहा है कि अगले साल में डबल हो जाएगी, अपनी पूरी एनालिसिस की आपने कहा नहीं इसकी तो असल वैल्यू डबल है, 1 साल में डबल हो जाएगी, दूसरी जो है वो सिर्फ 20-30% बढ़ेगी, सो देन व्हाई आई शुड डिस्ट्रीब्यूट 1 लाख ईच टू दीज आइडियाज। तो ये अच्छे वाले आइडिया पे थोड़े ज़्यादा लगाने चाहिए ना। सो इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं पोर्टफोलियो में, जिस कंपनी में ज़्यादा अपसाइड होती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। और भी फैक्टर्स होते हैं, आप ये भी देखते हैं। अच्छा, हमारा एक 3 स्टेप प्रोसेस भी है ऑफ पिकिंग टॉप कंपनीज। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया कि आपने कंपनी का रेवेन्यू देखा, उसकी कॉस्ट देखी, और आपने ना सारा कुछ समझ के अंदाज़ा लगाया कि इस बिज़नेस में 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करेंगे ना तो मुझे प्रॉफिट कितना आता है। और ये जो नंबर होता है ना, ये इस कंपनी का लॉन्ग टर्म रिटर्न होता है। यानी कि मारी पेट्रोलियम के केस में अगर 100 रुपये लगाओ ना तो तकरीबन 40 रुपये प्रॉफिट आ जाता है। तभी वो एवरेज जो है पिछले 15-20 सालों में 40% पर ईयर पे ग्रो होता है। अभी भी मारी में है पोटेंशियल, बिल्कुल है। तो नथिंग हैज चेंज्ड। सिंस आपके वैसे ही लीक हो जाते हैं, आज के दिन मॉडल पोर्टफोलियो क्या है? आई थिंक जो लीक जितना हो गया ना उतना काफी तो बता दे रहे हैं। नहीं, हमने अभी इसको असल में ना मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि कल को अगर चेंज हो गया तो जिसको आज बताया तो उसको पता नहीं चलेगा। 22 मई
2025 को मॉडल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए? अच्छा, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट आजकल हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में जो कंपनीज सबसे ज़्यादा हैं उसमें से एक है मेपल लीफ, जो कि हम लोगों ने 45-50 रुपीज़ के अराउंड खरीदी थी, आजकल 75। हाँ, 75। मैं क्या पुश करूँगा, रोज उसकी ना 5 मिलियन की एवरेज वॉल्यूम है, 60 रुपये का शेयर भी अगर लगा लें 300 मिलियन की रोज ट्रेडिंग होती है, $1 मिलियन। पिछले 6 महीनों में अगर 100 वर्किंग डेज भी आए तो $100 मिलियन की उसकी ट्रेडिंग हुई है। कोई नहीं पुश कर सकता ऐसे स्टॉक को, कोई पुश नहीं कर सकता। नए लोग होते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो ले लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा प्रॉफिट बन गया, मैं बेच देता हूँ, किसी और चीज़ को देख लेता हूँ। बट जो सारी उस वक्त वैल्यूएशन चल रही थी, जो उनके प्रॉफिट्स आ रहे थे, उसके हिसाब से वो अंडर वैल्यूड था। ठीक है। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल में बहुत बड़ा चेंज आया है। फार्मास्यूटिकल में पहले एक कैप होता था, आप उससे महंगी दवाई नहीं बेच सकते थे, वो कैप हट गया। ये तो अच्छी बात तो नहीं है। नॉन एसेंशियल्स पे हटा है, सिर्फ एसेंशियल्स पे नहीं हटा। नॉन एसेंशियल मेडिसिन क्या होती है? नॉन एसेंशियल मेडिसिन में मेडिसिन होती क्या है? एक जुल्फिकार फार्मेसी नॉन एसेंशियल मेडिसिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मेडिसिन तो सारी एसेंशियल है। एक है कैल्शियम, CAC कहते हैं इसको। हाँ, कैल की जो टैबलेट। हाँ, कैल की, वो नॉन एसेंशियल, लेकिन पेनाडोल एसेंशियल है। इसी तरीके से और नॉन एसेंशियल बहुत सारी आ जाती हैं। इसको कैल्शियम डिफिशिएंसी है, उसके लिए तो कैल एसेंशियल हो गई ना। देखिए, अब ये एक कैपिटलिज्म और उसकी वो प्राइस कंट्रोल वाली डिबेट आ जाती है। ये वो जिसने डायबिटीज जिसने पेटेंट लिया था मेरे ख्याल से अमेरिका में, फिर उसने महंगी कर दी थी, फिर उसको बड़ी गालियां भी पड़ी थी वहां पर। बट खैर, फार्मास्यूटिकल्स, हाँ, मतलब फार्मास्यूटिकल्स में जो चेंज आया ना, एक तो ये चेंज आया कि आप नॉन एसेंशियल्स की प्राइस बढ़ा सकते हैं। सबने कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई, ऐसे 10-15% ही बढ़ाई है सबने ऑन एवरेज। ठीक है। उसके साथ साथ क्या हुआ, दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल नीचे आने लग गया। अब ये इसकी जो ज़्यादा रॉ मटेरियल्स होते हैं ना फार्मास्यूटिकल्स के, ये ऑयल के डेरिवेटिव्स होते हैं, वो सस्ते हो गए। हाँ, समझे, पहले 100 रुपये की मेडिसिन होती थी, 90 रुपीज़ का रॉ मटेरियल होता था, 10 रुपये बचते थे और वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में चले जाते, जो सारे एक्सपेंसेस और सैलरीज के। अब जो है प्राइस 110 हो गई है, जो 90 वाली चीज़ थी ना वो आ गई 75 पे। प्रॉफिट कितना हो गया? 35, और इसमें से एक्सपेंसेस वगैरह डालें तो 25। पहले प्रॉफिट 0 था, अब 25। तो थोड़ा सा भी चेंज हो ना कॉस्ट्स में और रेवेन्यूज़ में, तो प्रॉफिट्स डबल हो जाते हैं और उससे फिर शेयर प्राइस भी डबल हो जाती है। सो इसमें अब ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं ना। अब गोइंग फॉरवर्ड आपने देखना है कि एक दफ़ा तो चलो सबने प्राइस बढ़ा ली, फ्यूचर में कौन प्राइस बढ़ा सकता है? वॉरेन बफे की अगर इन्वेस्टिंग पढ़े ना, तो जो उनकी टॉप इन्वेस्टमेंट्स है ना, उनके पास थी प्राइसिंग पावर। अब जैसे ब्लूमबर्ग है, ब्लूमबर्ग लेट से $100 चार्ज करता है, अगर वो अपनी प्राइस 120 कर दे, किसी कोई नहीं, सब खरीदेंगे, क्योंकि जिसने उसको यूज़ करना है उसका डेटा, उसकी वैल्यू शायद hundreds of thousands of dollars में। तो इसी तरीके से मेडिसिन भी ज़ाहिर आप 100 रुपये की खरीदते हैं, वो आपका हज़ारों का, लाखों का मसला सॉल्व करता है। तो जो बिग ब्रांड्स होती है ना, अब पेनाडोल आज अगर 3 रुपये की है, अगर वो 3.20 की भी हो जाएगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, 95% लोग खरीदते रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो कंपनीज, मेरे अंदर का सुर्खा जल रहा है ये सब। नहीं, मेरे अंदर का जो लेफ्टी है ना, लेफ्टिस्ट डिस्कशन भी होगा, दिल चाह रहा है कि ये फैक्ट्रियां जलाओ, ये तो मेरा अगर इस तरह काम चल रहा है। बट दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स अनफॉर्चुनेटली। अब लॉन्ग टर्म में आई वुड से कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कैसे? नहीं, अगर तो आपने देखें, अगर आपने गवर्नमेंट का कंट्रोल करना है ना, तो फिर गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। अगर गवर्नमेंट ने भी प्लानिंग नहीं करनी, तो फिर जीरो प्लानिंग से बेहतर है कि आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें। मतलब अगर दुनिया में कई सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं ऑफ कंट्रोल्ड इकोनॉमी, तो फिर उन्होंने ठीक तरीके से रिसर्च भी किया है, प्लानिंग भी की है। कोई एक शख्स था जिसने सबके बिहाफ पे एक अच्छा डिसीजन लिया है। आई मीन द मेडिकल इंडस्ट्री इन द यूएस इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। जिस तरह वहाँ हाल होता है, आपके भी लोग होंगे। प्राइसेस तो बहुत हैं। प्राइसेस के अलावा भी अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो आप मतलब गोली भी लग जाए लोगों को, वो बोलते हैं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इंश्योरेंस अगर नहीं है आपके पास तो आप ख़त्म। अगर एक एम्बुलेंस आ गई, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। बट क्या आप कहेंगे इसकी 100% वजह ये है कि प्राइस कंट्रोल नहीं है? और भी बहुत रीज़न। आई थिंक यूएस में जो डिजास्टर है, नॉट टू से कि NHS परफेक्ट नहीं है या कनाडा में हेल्थ परफेक्ट नहीं है, बट इट्स कैपिटलिज्म। और ये भी तो देखा उन्होंने कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स भी तो की हैं उन मुल्क में, जैसे ओज़म्पिक
अब तो मतलब वो Ozempic तो क्या अगर आप किस चीज के लिए बनी थी, किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो नहीं इसी तरीके से हम जो आज मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर दुनिया में कहीं भी नहीं होता कैपिटलिज्म तो वो शायद बनती ही नहीं, उसका रिजल्ट भी तो देखना है। That's very debatable because a lot of medicines have been developed by socialist countries. खैर हम एक और बहुत डायरेक्शन में चले गए हैं, हम लोग वापस आ जाते हैं हमारी स्टॉक उस पर। Investment tips for students under 18 who just want to start, how to open an account online without dealing with institutions. Without dealing with institution, देखें अब इंस्टीट्यूशन से तो आपको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा ना, आप खुद जाके किसी कंपनी को कैश दें और उसका शेयर खरीदें, ये पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट तो खोलना पड़ेगा। तो ऑनलाइन खुल जाते हैं, सहूलत अकाउंट एक होता है, 10 लाख से कम अगर इन्वेस्ट करना हो ना तो सहूलत अकाउंट के थ्रू आप जो है जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी हो ऑनलाइन कर सकते हैं। बैंक अकाउंट होना जरूरी है, यस NIC होना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में आप इजी पैसा के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड बट ब्रोकरेज हाउस को आपको बैंक से पेमेंट करनी है। NIC होना जरूरी है। आई थिंक जो वो नहीं होते आपकी जो फादर या मदर के अंडर अकाउंट्स खुल जाते हैं जैसे बैंक अकाउंट भी होता है, आई थिंक उस तरह से हो सकता है, बट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस। ठीक, सो बट अगर दूसरा सवाल ये भी था अंडर 1 लाख, अगर सिर्फ अंडर 1 लाख है 5000 से भी अकाउंट खुल जाता है, तो वो क्या करें उसका? नहीं 1 लाख पे भी आपने वही करना है जो हमने देखा ना, बस कम पैसों से। हाँ, बस आपने अगर 10% FFC लेना है, अगर आपको इतना बड़ा इशू नहीं है तो आप 10,000 की FFC ले ले। अब तो 1 शेयर भी जो है ना, मिनिमम ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 1 शेयर हो गई हुई है, तो आपने किसी कंपनी का 1 शेयर भी लेना हो वो भी ले सकते हैं। सो 1 लाख में भी आई थिंक पूरा वो मैच हो जाएगा लिस्ट। सो वही चीज़ करनी है, आपके पास जितने भी पैसे हों, सबने यही करना है। बट यू वुड रेकमेंड कि जो 18, 19, 20 साल के हैं, अगर आप 5-5 हज़ार भी महीने के निकाल सकते हो तो डाल दो स्टॉक। भाई अभी हमने बताया 25 साल में जितने हज़ार, और हर साल अगर उसको 10% बढ़ाओगे उतने ही करोड़ हो जाएंगे। वाह। He did not mention or discuss exchange traded funds, EFTs, in his other videos. Is there a particular reason for this omission? Are EFTs not considered good investment options? अच्छा, ये ETFs है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, आई थिंक उनका टाइपो हो गया। मेरे ख्याल से मैंने गलत पढ़ दिया। अच्छा, आपने पढ़ दिया, उन्होंने सही बोला। ETFs आर अ रेप्लिकेशन ऑफ द इंडेक्स, यानी कि अमेरिका में S&P 500 की जो लिस्ट है ना, परसेंटेज, कोई कंपनी होती है वो सारे शेयर्स उतनी ही परसेंटेज में खरीद लेती है और लोगों से कहती है अब आप खुद मत खरीदो, हमें पैसे दे दो, हम आपको सेम रिजल्ट दे देंगे क्योंकि हमारे पास कोलेटरल उसका पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में ETFs अभी जो है ना वो पूरी 100 कंपनीज को रेप्लिकेट नहीं करते, उसमें मुश्किल से 10-15 कंपनीज हैं। तो वो टॉप 10-15 तो हैं, बट टॉप 10-15 ओनली कवर्स 40%, 50%। सो अभी तक पाकिस्तान में ऐसे ETFs हैं नहीं जो कि इंडेक्स को जो है ना रेप्लिकेट कर लें सही तरीके से, और उसमें वॉल्यूम भी बहुत कम है आजकल ETFs में। If an individual is pursuing financial independence by replicating an index as advised in his other videos, but is not focusing on dividend-paying stocks, how can they generate a sustainable income for their stock investments? और बहुत लोगों ने शिकायत की कि आप अंग्रेजी बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आती, तो उर्दू में इसका जवाब नहीं, हमारे ज़्यादातर वीडियोस उर्दू में ही होते हैं। नहीं, मुझ पे मैं एक आधा इधर आधा तीतर आधा बटेर हूँ, तो मैं कभी इंग्लिश उर्दू आगे पीछे करता है। अच्छा, इसमें जब आप इंडेक्स में की कंपनीज लेंगे ना, चलो मैं इसको आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। इंडेक्स की कंपनीज आप लेंगे 6 से 8% डिविडेंड आ जाएगा, कोई कंपनी देगी कोई नहीं देगी। आप लिस्ट निकालेंगे टॉप डिविडेंड कंपनीज जो कि 10-12% देती हैं, ठीक है, आपने जो है 10-12% डिविडेंड तो अचीव कर लिया, बट कुछ लूज़ भी किया होगा ना। लूज़ ये किया है कि आपने हो सकता है जो बेस्ट कंपनीज थी ना वो आपने नहीं इन्वेस्ट किया उसमें, जस्ट बिकॉज वो डिविडेंड नहीं दे रही थी। अब जो ज़्यादातर अच्छी कंपनीज है जिन्होंने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है वो टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स नहीं है। लकी सीमेंट इज़ नॉट अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक। इसी तरीके से मारी पेट्रोलियम भी कोई बहुत हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है। मिलर ट्रैक्टर फिर भी डिसेंट डिविडेंड्स देता है, बट अगर आप लिस्ट निकालेंगे ना टॉप 10 जिन्होंने पिछले 20-25 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, उसमें एक फार्मा की कंपनी हाई नून भी है, बट वो कोई इतने हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स नहीं है। इसका तरीका ये है, लोग करते हैं डिविडेंड में इस वजह से कि लेट से उन्होंने 1 लाख रुपए लगाया और कहते हैं हमें ना या चलें 1 लाख तो नहीं, लेट से 50 लाख लगाए, ठीक है, अब मुझे 5 लाख डिविडेंड आ रहे हैं, अब मैं उससे किचन चला लूँगा अब, ठीक है। सिर्फ जो है वो अगर आप नॉर्मल से पोर्टफोलियो बनाते तो आपके पास जो है 3.5 लाख रुपए डिविडेंड आता। इधर आपने सारे डिविडेंड वाले स्टॉक्स ले लिए तो 5-5.5 लाख आ गया। जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा 2 लाख आपने अपनी ओवरऑल कंपाउंडिंग सेक्रीफाइस कर दी।
सो कॉन्सेप्ट हम लोगों का एक जो थर्ड पिलर है ना इन्वेस्टिंग का, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। कि जो भी नॉलेज मेरे पास है, जो मुझे आगे नज़र आ रहा है, उसके हिसाब से जो बेस्ट कंपनीज होंगी या बेस्ट एसेट क्लास होगी उसमें इन्वेस्ट करना है। अब वो डिविडेंड दे या ना दे वो उसका एक फीचर है। आई शुड नॉट सेक्रीफाइस अ टॉप कंपनी जस्ट बिकॉज इट डज नॉट गिव मी कैश फ्लो। अगर तो किसी को ये मसला है कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो फिर सेल आउट भी कर सकता है ना, शेयर की प्राइस बढ़ गई है तो लेट्स से आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो, आपको 5 लाख चाहिए ही चाहिए, आपका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपका 3 लाख आ जाएगा अच्छे एक पूरे पोर्टफोलियो से डिविडेंड, बाकी 2 लाख आप सेल कर दें या इन्वेस्ट ही ना करें, 48 लाख इन्वेस्ट कर दें। किसी ने पूछा एज पेरेंट्स अगर मुझे अपने बच्चे को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखानी हो, और आपने भी शिकायत की है कि हम नहीं सिखाते, कहाँ से शुरू करें किसी को अगर सिखानी हो अपने बच्चों को? बुक्स पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये ग्लोबली भी ऐसी है, ग्लोबली भी जो थोड़ा सा बेहतर है, बट मैं आपको इसका क्रक्स बता देता हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी का क्रक्स ये है कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में होनी है, ठीक है। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट कहता है कि जो रिच माइंडसेट है ना, वो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए जैसी उसके पास सेविंग्स आएंगी ना, उसको एसेट्स में कन्वर्ट कर देगा। ये तो खुद गरीब नहीं हो गया, रिच डैड पुअर डैड, ये तो खुद बैंकरप्ट हो गया है ना। चले अच्छी चीजें तो बता गया। इम्प्लीमेंट नहीं की अपने पे शायद उसने। नहीं, अब जब आप थोड़ा सा फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाते हैं ना, फिर आप लेवरेज वाली साइड पे चले जाते हैं, और लेवरेज जो है ना वो फिर अगर आपके अगेंस्ट चली जाए तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। प्लस यूएस में बैंकरप्सी से डिफरेंट, मतलब ट्रम्प भी कोई 2-3 दफा डिक्लेयर कर चुका है, उनकी कंपनी बैंकरप्ट हुई होगी, वो बैंकरप्ट नहीं हुई, ये भी तो एक डिफरेंस है। बैंकरप्सी डिक्लेयर करने का फायदा भी है ना, हां फायदा, सो दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। बट रिच डैड पुअर डैड पढ़े, रिच डैड पुअर डैड पढ़ें। और जो क्रक्स है ना वो ये है कि आपने असल में इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए, पाकिस्तान में वैसे इतनी ज़्यादा होती है, आपके पास जैसी सेविंग्स आएंगी ना, आपने उसको एसेट्स में कन्वर्ट कर देना है। और पाकिस्तान की टॉप एसेट क्लास जो है ना वो स्टॉक मार्केट ही है। अगर आपको बहुत एक्सपर्टीज़ है रियल एस्टेट की, आप जो है जब कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है शुरू के सालों में वो अच्छा रिटर्न देता है, उसमें अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है तो आप कर सकते हैं। एफआरई में अगर आप हैं, ये मुझे इसका फौजी रियल एस्टेट के कप इसमें प्रॉफिट जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं आजकल। मैं ये बोल सकता हूँ पियर्स मॉर्गन के बाद मुझे थोड़ी छूट मिली हुई है। आप बता रहे थे आपको तो टॉप लेवल से कॉल आ गई है। Why financial literacy is just even a thing here? I mean, very large number of people don't know about it. वही सवाल है कि फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी में देखें 3 स्टेप्स हैं। पहला होता है कि आपने ना फजूल खर्ची बंद कर देनी है। अच्छा, मैं एक और तरीके से इसको समझाता हूँ। जब मैंने वॉरेन बफेट की सारी चीज़ें पढ़ी ना, 3 प्रिंसिपल्स हैं उनके मेन। फर्स्ट है, ही सेज कि डू व्हाट यू लव टू डू, मतलब वो काम करो कि अगर कोई काम करने की ज़रूरत ना हो ना तो फिर भी आप वो जो काम करोगे, ठीक है। अगर आप पैशन से कोई चीज़ करोगे ना, तो आपकी भी एग्जांपल है, तो आप 5 साल में उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। और अगर पैशन नहीं होगा ना, बस आप वो लगे रहोगे 20 साल गुजर जाएंगे, 25 साल गुजर जाएंगे, आप मैक्सिमम जो है डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाओगे। एक्सपर्ट शायद बन जाओ, शायद ना बनो, बहुत लंबे टाइम में। तो फर्स्ट है कि प्रोफेशन वो चूज़ करो जिसमें जो है आपका शौक है, आप उसमें एक्सपर्ट बनने के, एक्सेल करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकेंड है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये फाइनेंशियल लिटरेसी का एक मेन पिलर होना चाहिए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन है कि आज अगर मैं अपनी थोड़ी सी खुशी, मोमेंट्स की खुशी जो है सेक्रीफाइस कर दूं, तो मैं बहुत अच्छी कंपाउंडिंग कर सकता हूँ। तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, आप उसमें से 15,000 या 20,000 सेव कर लें, या आपने डिलेड ग्रेटिफिकेशन की है, आप वो आज खर्च भी कर सकते थे, कहीं जाके खाना खा लेते, लेकिन वो उस वक्त तो हैप्पीनेस मिलती। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले कर देंगे और उसको कंपाउंडिंग पे लगा देंगे, तो उसका फ्रूट बहुत अच्छा है। 20,000 हर महीने, हर साल 10% बढ़ाएं तो वो 20 करोड़ बन जाते हैं 25 साल बाद। तो ये वैल्यू ऑफ जो उनका दूसरा पिलर है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और थर्ड है इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। कि अब जब आप इन्वेस्टिंग पे आ गए ना, या तो आप इंडेक्स वाली साइड पे चले जाएं, कुछ मत करें, और अगर चीज़ें के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर हो सकता है आप टॉप कंपनीज जो है ना पिक कर लें। और करते हैं लोग। हमने पिछले 8-9 महीने में ऑलमोस्ट 350 लोगों को ट्रेन किया है इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास। लोग बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा दिन बैठ के 300 कंपनीज ढूंढनी है। आप 10-20 जो है शॉर्टलिस्ट करें, उसी में से देखें जो आपको सबसे अच्छी लग रही है, और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो एक टॉप कंपनी हो सकती है। फिर आप एक कम्युनिटी का भी पार्ट बन जाते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, एक कम्युनिटी का पार्ट बन गए, उधर बातें हो रही हैं, अगर आपसे कोई गलती होगी कोई आपको गाइड भी कर देगा। तो ये पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी का ना एक सर्कल है। सबसे पहले काम सही करें ताकि आपकी इनकम बढ़े। इनकम आए तो सेव करें, कोई एक परसेंटेज डिसाइड करें, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए उस परसेंटेज को भी बढ़ाएं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन करें,
और फिर सही एसेट क्लास में उसको लगाएं। अगर टाइम इन्वेस्ट करना है तो कंपनीज के बारे में पढ़ सकते हैं, वरना अदरवाइज विदाउट टाइम इन्वेस्टमेंट भी ये सब हो सकता है। इसमें आपने जो ये 20 हज़ार 20 करोड़ बोला है, PKR में इट मेक सेंस, बट इन पॉडकास्ट यू आल्सो सेड के डॉलर डिनोमिनेटेड भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बीट्स द US स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर इन्वेस्टमेंट क्लासेस। तो थोड़ी तो कम बिलीवेबल लग रहा है कि यार 2001 में 50 रुपए का डॉलर होगा, आज अगर 300 रुपए का है, तो इन डॉलर टर्म्स ऑल्सो अगर मैं USD में कन्वर्ट करूँ अपनी इन्वेस्टमेंट, वो मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज में लगाता तो मुझे US स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा मिलता। इज व्हाट यू आर सेइंग? ऑलमोस्ट सिमिलर है। कभी इधर जैसे स्टॉक मार्केट नीचे चली जाए, डिवैल्यूएशन हो जाए, तो ये -1% हो जाता है एवरेज हर साल का। आजकल आई थिंक बढ़ी हुई है तो +1-2% होगा। तो आप मतलब कि 1999 से देख लें S&P 500 कहाँ पे था, वो आज कहाँ पे है। उसने जितना भी रिटर्न दिया हो ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 5.5 से। डॉलर हमने कर लिया ना, उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। और इसी इंडेक्स को आप देख लें, हमारा जो इंडेक्स था 1000 पे होता था 1 जनवरी 1999, आज ये 120 टाइम्स हो गया। इसी तरीके से S&P 500 का आप देख लें 1 जनवरी 1999 को वो किधर था, और आप उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया 5.5 से। सिमिलर रिटर्न्स। बट डज दैट मीन कि जो मैंने डाला था वो भी 120x हो गया होगा? अगर आपने डॉलर में उसको एवरेज के साथ चलें, अब इसमें अगर आपने अपनी मर्जी की कंपनी ली है तो उसके रिटर्न्स कैन बी मोर और लेस देन द एवरेज। S&P 500 भी एवरेज है और KSE 100 भी एवरेज है। बट ये तो चलें, उस टाइम तो बिल्कुल ही शुरू हुआ था। आप अगर अगले 10 साल वुड यू से कि मैं 10 साल थोड़ा सा लंबा होराइजन होता है, स्पेशली पाकिस्तान में बूम बस्ट साइकिल होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। बट जिस तरह चीज़ें चल रही हैं आज, अगर किसी ने 1 से 2 साल के लिए करना है ना, तो पाकिस्तान का आउटलुक बेहतर है US से। पाकिस्तान के जो बुल मार्केट वाले साल होते हैं ना यानी कि अगर आप ये जो 25 साल हैं इनको डिवाइड कर लें, बुल मार्केट वाले साल और बेयर मार्केट वाले साल, तो जो बुल मार्केट वाले साल है ना, उनका एवरेज रिटर्न 30 to 35 है। US स्टॉक मार्केट इतना नहीं दे सकती, और इन सालों में फिर डिवैल्यूएशन भी नहीं होती ना। बूम साइकिल्स होते हैं उनमें डिवैल्यूएशन भी रुक जाती है। बट इसमें 10-15% तो डॉलर ही गिर जाएगा ना? नहीं, बुल मार्केट वाले सालों में वो बुल मार्केट होती इसी वजह से है क्योंकि करेंसी स्टेबल होती है। मुशर्रफ के पूरे टाइम में जो सबसे बड़ी साइकिल था ना पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट का, वो था 1 जनवरी 1999 के आसपास। न्यूक्लियर वाली चीज़ें हो गई थी, आई थिंक कू भी उसी टाइम पे हुआ था। उधर से लेके 15,000 से लेके 15,000 ओवर 8 ईयर्स, और इस पूरे टाइम में करेंसी डिवैल्यू नहीं हुई इतनी ज़्यादा। उसके बाद USD खुला आ रहा था ना? नहीं, ये रीजंस होते हैं। ये आपके पास अगर US करेंसी खुली आ रही है, हाथ खुला हुआ है, आप मुझे अमाउंट बताएं इस पूरे टाइम में कितनी आई होगी? मिलिट्री कोएलिशन फंड US एड कितनी आई होगी? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। नहीं, चलें $20 बिलियन आई होगी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट बहुत आई होगी। चलें अगर हम अज्यूम करते हैं $20 बिलियन आए थे, बट ओवर 8 ईयर्स दिस इज ओनली $2.5 बिलियन पर ईयर। ये एक हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं, ऑन इट्स ओन नहीं है। इसके पीछे जो है पूरी अर्निंग पावर है ऑफ बिजनेसेस। ये चीज़ असल समझने वाली है। इसमें आपने भी कहा कि लेट्स से अगर IMF प्रोग्राम आ रहा है, बिजली महंगी हो रही है, मेन स्ट्रीट के लग रहे हैं, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर वॉल स्ट्रीट, राइट? कि इकोनॉमी आपकी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, बिजली महंगी हो गई है, ठीक है, रोटी महंगी हो गई है, बट दिस सिनेरियो इज बेस्ट केस सिनेरियो फॉर वॉल स्ट्रीट। ठीक है, इसमें ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो सारे बूम बस्ट साइकिल होते हैं स्टॉक मार्केट को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये जो पूरे 20-25 साल है ना, इसमें हर साल एवरेज जो सारी कंपनीज है ना, उनका जो एवरेज प्रॉफिट है वो स्टेडली ग्रो हो रहा होता है। जब लेट से इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं बैंक कमा लेता है, फिर इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो सीमेंट वाले कमा लेते हैं। ठीक है, ऑन एवरेज हर साल 17 से 18% टोटल प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे इसलिए होती है कि कभी इन कंपनीज को ना 12p रेशो मिलता है, यानी कि 100 रुपये के प्रॉफिट है तो उनका शेयर 1200 का हो जाता है, और कभी इनको 4p रेशो मिलता है, यानी कि 400 का शेयर हो जाता है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं, कभी वो 12 से कर लेते हैं, कभी वो 22 से कर लेते हैं, कभी वो 15 से कर लेते हैं, बट उसकी एवरेज 15 के अराउंड ही रहती है हर साल। लेकिन जो पी रेशो मिल रहा होता है ना उन कंपनीज को, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, और दैट डिपेंड्स ऑन आउटलुक। अब आप एक कंपनी में जब शेयर खरीदते हैं, आप सोच होते हैं कि मैं इसमें आज शेयर खरीद रहा हूँ, इसके जितने भी फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं ना वो मुझे मिलेंगे। तो अगर डिफ़ॉल्ट होने वाला है
या इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हैं, तो फिर आप कहेंगे कि अगर इसका 100 रुपये का प्रॉफिट है तो मैं तो 400 रुपये ही दूंगा। इसमें बूम बस्ट साइकिल पे अभी इसमें पॉलिटिक्स की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम लोगों का भी एक बूम बस्ट साइकिल का फ्रेमवर्क है, क्योंकि जैसे हम जो 2 चीज़ें बताई ना कि अगर आपने इंडेक्स को बीट करना है तो उसमें जो फर्स्ट वाला पोर्शन था कि अगर आपको आउटलुक अच्छा नहीं लग रहा तो आप कैश पे आ जाएं, वो एक तरह से आपने बस्ट साइकिल जो है ना प्रिडिक्ट करना है। और पाकिस्तान में किया जा सकता है। कैश पे आ जाए मतलब बैंक में डाल दें पैसे, बैंक में डाल दें, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में डाल दें, स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है आपका, चलो 5-7% 10% ऊपर जाता रहेगा। इसका जो पूरा फ्रेमवर्क जो हमने बनाया हुआ ना, इसके हमने एक घंटे का लेक्चर भी डाला हुआ यूट्यूब चैनल पे। 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं और एक है पॉलिटिक्स। 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट, फिस्कल डेफिसिट और IMF। इतना IMF सरकार इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए IMF जो होता है ना, इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है बाकी तीनों को, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, वॉरेन बफेट सेज आर लाइक ग्रेविटी। अभी जैसे हमने बात की ना, अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स आपके हो गए, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, एक तो उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे भी कम, बिजनेस स्ट्रगल कर रहा होगा, और दूसरा जो फ्यूचर प्रॉफिट्स की आज की वैल्यू होगी ना वो कम हो जाएगी। ये चीज़ ये लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है समझने में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या लेट से 20% इंटरेस्ट रेट है, तो जो 1 साल बाद जो 100 रुपये हैं उनकी आज की वैल्यू तकरीबन 80 रुपये हो गई। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो जो 1 साल बाद 100 रुपये का प्रॉफिट आना है उसकी आज की वैल्यू 90 हो गई। तो इंटरेस्ट रेट जितने ज़्यादा होंगे शेयर प्राइस उतनी नीचे जाएगी। एंड देन इन्वेस्टमेंट साइकिल को भी तो फर्क पड़ता होगा ना, कि वो जाहिर बात है कि अगर पीपल प्रेफर कि मैं अपना पैसा बैंक में डाल दूं, सेफ है, मिल रहा है, गारंटीड, तो वो मार्केट कंपैरिजन कर रहे हो जाएगी। कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि पीपल आर टेकिंग मनी आउट, तो शेयर प्राइस, कंपनीज के प्रॉफिट भी थोड़े कम हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। सो ये जो 3 चीज़ें ना, इंटरेस्ट रेट की इंपॉर्टेंस हो गई, करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि डॉलर कम है पाकिस्तान के पास, तो जब भी डॉलर कम होंगे करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर होगा तो लोगों की आउटलुक ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो खराब हो जाएगी। लोग कहेंगे पाकिस्तान नहीं, अगर इतना सही नहीं जाना आगे, तो इस कंपनी का अगर 100 रुपये प्रॉफिट है तो ये तो 3-4 साल बाद हो सकता है हो ही ना, तो मैं जो है 3-4 मल्टीपल दूंगा। इसी तरीके से सेम विद फिस्कल डेफिसिट, और IMF इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब इंटरेस्टिंग वाला आपको ये अच्छा लगेगा, पॉलिटिक्स का फ्रेमवर्क है। जब पॉलिटिक्स में 3-1 होता है ना तो इकोनॉमी स्टेबल होती है। 3-1 क्या है भाई? 4 प्लेयर्स होते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है। आप बताएं कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस। हाँ बिल्कुल सही बताया आप। 2 पॉलिटिकल पार्टीज, मेन कोर्ट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जब ये 3-1 होता है ना, और जो पॉलिटिकल पार्टी जो 1 में है और वो पावर में नहीं है, तो सारी चीज़ हो जाती है, सारे डिसीजन हो जाते हैं, आउटलुक भी अच्छी हो जाती है। आप कह रहे हैं 1 पेज बेस्ट है पाकिस्तान के लिए, स्टॉक मार्केट के आउटलुक के लिए, मतलब उसी के लिए 1 पेज इज गुड फॉर मनी। ये बल्कि हमने खुरम हुसैन से सीखा। अच्छा, हाँ, 3-1 का जो सारी एनालिजी है ना, ये मैंने शायद आपके पॉडकास्ट पे सुनी होगी कि सब पैसे कमा रहे हैं मेरी पॉडकास्ट सुन के, मैं ही नहीं कमा रहा। नहीं, अब देखें ना, अब हम ये बात कर रहे हैं, ये आप एक्सपर्टीज है। हाँ बिल्कुल, अगर आप इस फ्रेमवर्क में बिलीव करते हैं, और ये होता इस तरह से है, जब ये लेट से आज 3-1 है या 2021 में 3-1 था, शिफ्ट होता है, सही है। अब जो पावर में होती है ना पॉलिटिकल पार्टी, उसको पता चल जाता है कि अब जो है अगले इलेक्शन में मुश्किल है जीतना, वो लोग सब्सिडी स्टार्ट कर देते हैं, वो इम्पोर्ट्स भी खोल देते हैं, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क खराब हो जाता है। वही आप जो 10p रेशो पे होते हो ना, आप 4 पे आ जाते हो, स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है, फिर नया सेटअप बनता है, वो सारी चीज़ें ठीक करते हैं, फिर p रेशो ऊपर जाते हैं। तो अब आपका एडवांटेज ये है कि आपको बाकियों से पहले पता चल जाएगा कि 3-1 चेंज हुआ है कि नहीं। चले मैं आपको बता दूंगा। तो ये हर कोई जो भी उसकी एक्सपर्टीज होती है ना कहीं जाके वो उससे जो है, अगर उसके पास सही फ्रेमवर्क हो, जैसे हमने पहले किया ना, इनसाइडर ट्रेडर के पास भी अगर एक अच्छा फ्रेमवर्क हो ना तो वो कमा सकता है। लेकिन अगर इनसाइडर ट्रेडर भी सिर्फ यही करने लग जाए ना कि बस मुझे न्यूज़ आई और मैंने जाके शेयर खरीद लिया, और उसने कोई अपनी चेकलिस्ट नहीं बनाई हुई, तो कुछ नहीं होगा उसका। ये मुझे जो मेन स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट के डिफरेंसेस लगते हैं। जब केयर टेकर सेटअप था, आवाम तो बहुत ही सीख पाती कि कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़राब कर दिया, आप केयर टेकर सेटअप करते जा रहे हो एक्सटेंड। उसमें कराची के कुछ आप भी जानते होंगे, सब जानते हैं उनके नाम कौन है। तो कराची के डैडी असल डैडी से मिलने गए और उन्होंने बोला इलेक्शंस और डिले कर दो और लंबा चलाओ। ज्यादती है ना कि आप फॉर स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ योर ओन और प्रॉफिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन भी साइड पे, पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी सब साइड पर। तो अच्छा, इसकी अगर स्टॉक मार्केट पे देखें ना,
लास्ट 25 ईयर्स में हर पार्टी आई, मिलिट्री रूल भी आया, वही अगेन केयर टेकर आके तो अपना टाइम एक्सटेंड कर लिया। इंडिया के साथ भी इतनी टेंशन हुई, यूएस जो है कभी दोस्त बन गया, कभी अगेंस्ट हो गया, बहुत तंग किया, लेकिन रिजल्ट भी तो देखे ना साथ। अगर पिछले 25 साल देखें तो उसमें कितने साल होंगे जिसमें यूएस ने बहुत ज़्यादा फेवर किया? 10 साल होंगे मैक्सिमम, बाकी 15 सालों में न्यूट्रल या अगेंस्ट था। I mean, we've been in an IMF program throughout almost. बट हर दफ़ा IMF प्रोग्राम में इतना नहीं आपको सपोर्ट मिलता यूएस से। यूएस के सपोर्ट के बगैर IMF प्रोग्राम कैसे मिलेगा? कंडीशन हार्श होती है, मिल तो जाता ही है। हाँ, बट अगर यूएस चाहे तो नहीं मिलेगा। चलिए ये है कि कभी मेहरबान होता है, मेहरबान वाले साल तो 10 ही है ना, होता, मतलब 25 साल में से ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल मेहरबान है। उसके बाद बाकी ये 2010s वाले जितने भी साल है इसमें न्यूट्रल रिलेशनशिप था, कोई ऐसा इतना तो नहीं था कि आपको कोई बहुत ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वेल्थ क्रिएशन हो रही है। ये बिजनेसमैन विल ऑलवेज मेक मनी। उनके जो है पूरा वो एक डिपार्टमेंट बैठा होता है, नए प्रोजेक्ट लगाने से पहले वो फिजिबिलिटी बनाते हैं, उसमें पाकिस्तान का रिस्क जो है वो ऊपर करके लगाते हैं, फिर भी अगर रिटर्न बन रहा हो फिर इन्वेस्ट करते हैं। आपने 9th की रात को चेंगदू का स्टॉक लिया? नहीं, हम तो सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्ट करते हैं। ये इनसाइट है ना, अगर उस रात किसी तो नहीं, ये तो पब्लिक नॉलेज है। अगर उस रात आपको समझ में आ गया कि राफेल गिरा है, तो आपने डिसॉल्ट से पैसे निकाल के चेंगदू में डालने हैं। ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये तो जो भी फॉलो कर रहा था उसको पता चल गया ना। और अब अगर आपने इस तरह की कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता होगा ना पूरा कि ये तो लोगों को नजर आया ना कि चाइनीज टेक्नोलॉजी अच्छी थी, बट अगर आप इनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स अटेंड कर रहे होंगे, इनसे सवाल कर रहे होंगे या इनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे, तो वो तो पहले से आपको बता रहे होंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी है। Why all successful traders earn money from selling courses? Neither of them would watch their success stories, but only say this: main source of their income is from courses, not trading, in my opinion. अच्छा, इसको मैं ना इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो तो ना, एटलीस्ट हमारा ये उसका मकसद होता है कि हम उस पर जो भी चार्ज करें ना उसका, उससे 10 टाइम्स वैल्यू मिले, तो फिर जो बंदा बाय कर रहा होता है उसके लिए भी अच्छा होता है। सही है, और जो सेल कर रहा होता है उसके लिए भी अच्छा होता है। दूसरी साइड इसकी ये है कि नाउ वी आर अ टीम ऑफ 15 पीपल, माशाल्लाह। तो उसमें आप अगर किसी को 10 टाइम्स वैल्यू दे रहे हैं और उसको चार्ज कर रहे हैं, ही इज़ हैप्पी। और हम लोग ने भी इन सारी चीज़ों से एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाया हुआ है जिसमें लोग जो है वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं। एंड वैल्यू क्रिएशन इज़ के अगर इंडेक्स ने अब जैसे 50% रिटर्न लेकर आया 10 महीने में ना, तकरीबन हम लोग 55 लेकर आ रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा 5% लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना इसका। ये इसकी एक साइड है कि आप जो है अगर आप जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं उससे 10 टाइम्स वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देन दैट इज़ जस्टिफाइड। और ना एक लोग सोचते हैं कि हर बंदे के लिए ना इक्वल आउटकम होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दुनिया में, इक्वल आउटकम ज़रूरी नहीं है। वो फिर आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं ना उसका रिजल्ट होता है। सो अब हमारे अभी यूट्यूब चैनल 1 साल भी नहीं हुआ, तकरीबन 30,000 सब्सक्राइबर। ठीक है, इस पूरे टाइम में हमने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में 450 लोगों को जो है ना सिखाया है, 1.5%। बाकी 98.5% को तो फ्री वैल्यू मिल रही है ना। कभी किसी ने आपको फ़ोन किया होगा ये लो, ये ख़रीद लो। एक प्रोडक्ट है जिसकी कुछ लोगों के लिए वैल्यू है, वो अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी जो है फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में सब कुछ सीखना चाहते हैं। आप यूनिवर्सिटी के लिए भी तो पैसे देते हैं ना, कॉलेज के लिए भी पैसे देते हैं। तो इस तरीके से हमने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है। दुनिया में फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रिटर्न इतना अच्छा है, और जो स्टोरी बनी हुई है दैट इज़ के सट्टा है, कोई रिटर्न नहीं आता, हालांकि ऐसा है नहीं। तो अगर दूर मिसनोमर जो लोग को कहते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ना सट्टा और स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग में फ़र्क भी बताऊँगा। ठीक है। सो देयर इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ वैल्यूएबल फॉर 2% ऑफ द पीपल वॉचिंग। ठीक है, और वो जब भी फैसला करते हैं कि हमारे लिए ये वैल्यूएबल है, वो उसमें इनरोल हो जाते हैं और बड़े खुश जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारी एडवाइजरी सर्विसेज हैं उसमें लोगों को कन्विक्शन मिलती है। ज़्यादातर जो हम लोगों की पिछली 1 साल की जर्नी है ना, उसमें लोग आते हैं, पहले 50 लाख का पोर्टफोलियो होता है, जब उनको कंपनीज़ के बारे में डिटेल पता चलती है ना सारी, तो वो उसको 1 करोड़ रुपये ले जाते हैं। कन्विक्शन आ जाती है ना, जब पता होता है किस चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बंदे को समझ आता है कि हाँ यार ये कंपनी बैक एंड पे ये कर रही है, हर कोई एक बंदा है जो मेरे लिए सारी चीज़ें देख भी रहा है,
तो मैं थोड़ी सी अपनी परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो है इसमें बढ़ा देता हूँ। मुझे वो फील आई जब पहली दफ़ा मैंने कैफे फ्लो पे मेन्यू देखा था, मैं सोचा था स्टेक खाऊंगा, मैं सोच रहा था यार ये बातें तो सही करें, इन्वेस्ट करते हैं, फिर आदमी बोला 50 लाख लोग लेकर आते हैं, मैं अच्छा ठीक है, यानी मैं ना ही करूं, यानी मैं अपने 5 लाख के साथ क्या ही करूंगा। नहीं 5 लाख का इतना अच्छा तरीका बताया तो है, अगेन आप भी उसी में आ गए। आपने शुरू ही 50 से किया, बंदा बोले अच्छा ठीक है यार, यहाँ तो फिर नहीं खाना हमने। नहीं देखें, पॉइंट ये था कि ज़्यादातर लोग जो पहले तो बहुत कम लोग हैं ना जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और जितने हैं भी ना 10% 20% ऑफ सेविंग्स लगाते हैं। आप सोचे, मैं सोच रहा था स्टॉक में इन्वेस्ट करने की, अभी हम पॉडकास्ट पे नहीं है, आप बोलेंगे यार हमारे पास आ जाओ, मैं अगर आपको फ़ोन करता हूँ यार, क्या व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ कमिंग टू यू और जस्ट गेटिंग स्टॉक्स ऑन माय ओन, व्हाई शुड आई कम टू यू? आउट परफॉर्मेंस। हमने तो सबको कहा हुआ है कि हम लोगों की अगर आज कंपनी है तो वो अगर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल उसने होना है तो उसने जो है ना इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न लाना होगा। अभी हर साल नहीं होगा, मतलब अच्छे इन्वेस्टर्स का भी बुरे साल आते हैं, बट एक पूरा हमने आउट परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि किस तरीके से कंपनी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ के और ये बूम बस्ट साइकिल्स को टाइम करके ऑन एवरेज एक साल में 5% एक्स्ट्रा रिटर्न लेकर आना है। और इस पहला साल सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि पहले साल में तो पहले 6 महीने में अकेला ही होता था, अकेले आप कितनी कंपनीज रिसर्च कर लोगे, चीज़ें मिस हो जाती थी। फिर भी हम लोग राइट ट्रैक पे अचीव कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो अगेन वो जो हमने किया था कि 18 के बजाय अगर 21 हो जाए, कितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग हो जाती है। तो एक सर्विस है जो कि आपको गाइडेंस भी दे रही है, आपको कॉन्फिडेंस भी दे रही है। जिन लोगों को उससे अवेल करना होता है वो एडवाइजरी सर्विसेज में आ जाते हैं। आप क्या चार्ज करेंगे मुझसे फॉर दिस? आपके लिए फ्री है। नहीं जनरली कोई अगर देख रहा है वो क्या डिफरेंट हमारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हैं। सो उसमें हम लोगों ने ऐसे लोगों को गाइड कर देते हैं कि आप अगर 30-40 लाख 50 लाख का पोर्टफोलियो ना, तो फिर सब्सक्रिप्शन इज़ वर्थ वाइल, अदरवाइज फीस इज़ टू मच। कितनी है फीस इसकी? हमारी है साल की तकरीबन 195,000, 2 लाख रुपए साल के। मैं आपको दूं और उससे मुझे उसमें फिर हम आपको पूरा गाइड करते हैं 3 to 5% हर महीने 4 घंटे की कॉल होती है। हर महीने 4 घंटे की कॉल होती है। उसमें सारी कंपनीज की अपडेट्स होती हैं, लोग सवाल जवाब करते हैं। कोई भी कंपनी पोर्टफोलियो में ऐड होती है तो उसका एक लॉन्ग वॉइस नोट जाता है कि क्यों किया हमने इसमें इन्वेस्ट। ये जो इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड है ना, इसको हमने वो एक तरह से वो बना दिया कि अब हम इसके बगैर चल नहीं सकते। तो ये तो फिर फॉर सीरियस इन्वेस्टर्स ही हुई। मतलब 15 लोगों की टीम सारे रिसर्च कर रहे हैं। कोई कैजुअल इन्वेस्टर मेरी तरह उसका कोई फायदा नहीं। कैजुअल लोग आते हैं और 5 लाख लगा रहा हूँ मैं महीने, साल के 2 लाख रुपए दे दूँ तो नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर कभी किसी का फोन, अच्छा कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा 10 लाख है और स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न आ रहा है तो हो सकता है मेरा 5 लाख बन जाए अगले साल ना, 50% अगर रिटर्न आ गया तो मैं दे दूँ 2 लाख फीस, क्या और मैं उनको मना कर देता। उनका नहीं, अगर नहीं आया 50% फिर, और आप ये जो है इंडेक्स में लगा के भी तो कमा सकते हैं ना। फीस शुड बी कंपेयर टू आउट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो 5-10 लाख वाले हैं वो आपका यूट्यूब भी देखें, इंडेक्स के थ्रू जबरदस्त पोर्टफोलियो बनाए। कोई कम कंपाउंडिंग है 18% पर ईयर, हर 4 साल में पैसे डबल। ये जो सारा हमने कहा कि 25,000 सेव करें, 10% बढ़ाएं हर साल, तो 25 करोड़ बन जाते हैं। दैट इज इंडेक्स, उसमें कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं है। बट वही अगेन कुछ लोग होते हैं जो कि डिटेल्ड गाइडेंस चाह रहे होते हैं। अब किसी का अगर लेट से 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आंखें बंद करके इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है ना। आपको पता होना चाहिए, कोई आपको बताए कि भाई कंपनी में क्या हो रहा है, मैंने क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें। आप जब 1 करोड़ का प्लॉट खरीदते हैं तो फिर बार बार ब्रोकर से पूछते हैं ना, हाँ भाई ये डेवलपमेंट की स्पीड पे जा रही है, ये वाली रोड कब बन रही है। तो एक प्रोफेशनल पूरी टीम है जो कि आपकी सारी चीज़ें देख रही है। अगेन प्रिंसिपल वही है कि जितना भी आप कोई प्रोडक्ट का चार्ज करें ना, उससे 10 टाइम्स वैल्यू डिलीवर करें। और जो आपका बिजनेस चल रहा है ना, उससे जो लोग आपके प्रोडक्ट्स नहीं भी बाय कर रहे उनको भी फ्री वैल्यू दें। तो जितनी अच्छी आपकी टीम होगी ना, उतना अच्छा आपका यूट्यूब चैनल होगा, उतनी अच्छी उसकी रिसर्च होगी। आपकी सारी बातों से ऑपोजिट किसी ने सवाल पूछ लिया है। व्हाट कैन समवन डू इफ दे वांट टू मेक दिस प्रोसेस फास्टर? क्योंकि सारी बातें 15-20 साल की होती हैं और स्टॉक्स ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको फिर ये तो अगर आप इन्वेस्टमेंट साइज अपनी सेविंग्स हैं और एक साथ लगा दें तो फिर कंपाउंडिंग शुरू में ही शुरू हो जाएगी ना। अगर आप स्लोली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे तो कंपाउंडिंग के ज़्यादा रिजल्ट्स आपको आखिरी 10 सालों में नजर आएंगे। लेकिन अगर आपके पास लेट से 50 लाख हैं और आप उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और एवरेज 18% का जो इंडेक्स का रिटर्न है, तो वो हर 4 साल में डबल होंगे।
वो भी एक बड़ा अच्छा रिटर्न होता है। 20,000 rupees SIP per month. Should I only invest in stocks or diverse like stocks, mutual funds, crypto, rate and cash fund? भाई 20,000 में कितना डाइवर्सिफाई करोगे यार 5 चीज़ों में? नहीं, कुछ लेवल तक करनी चाहिए। अगेन वही प्रिंसिपल के अगर किसी के पास जैसे 15 लाख थे तो उसको 1 से 2 साल में जो पैसे चाहिए ना वो नहीं लगाने चाहिए स्टॉक्स। और क्रिप्टो तो खैर है भी पाकिस्तान में इलीगल या ग्रे एरिया में, और ये अभी एसेट क्लास ना इतनी पुरानी नहीं हुई। स्टॉक्स जो है ना उसकी 100 साल की भी रिसर्च हुई है। बैक एंड पे बिजनेसेस है ना। एक क्रेडिट स्विस की रिसर्च है कि रियल रिटर्न्स किस एसेट क्लास ने सबसे ज़्यादा दिए ओवर लास्ट 100 ईयर्स, उसमें भी स्टॉक्स नंबर 1 है। रियल एस्टेट कोई 7 या 8वें नंबर पे जाके आता है। फाइन आर्ट्स जो है ना वो रियल एस्टेट से ऊपर है। Are the current available softwares good enough for managing finance for businesses and individuals, or what pain points we have? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ। मैं आज तक भी जो है अगर कोई भी चीज़ बाय सेल करनी हो तो कॉल करके ही बताता हूँ, बट आई थिंक अब एप्स काफ़ी आ गई हैं तो उसके थ्रू ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। क्रिप्टो की मार्केट को आप कैसे देखते हैं? हमारी स्टॉक मार्केट तो हर वक्त बिग प्लेयर्स के अंडर काम करती है और वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा ऑन रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है अगर क्रिप्टो के साथ कंपेयर करें। काइंडली अच्छा ठीक करें। तो क्रिप्टो से अगर आप कंपेयर करेंगे तो रिटर्न कम है हिस्टोरिकली, बट अगेन ये एक बहुत न्यू एसेट क्लास है और ये बिल्कुल मिसनोमर है कि वो जो है ना कुछ लोग कंट्रोल करते हैं इसको। अभी मैंने आपको बताया एक शेयर अगर उसकी $1 मिलियन की रोज़ की ट्रेडिंग हो रही है, कौन बेवकूफ़ आदमी है अपने $10 मिलियन जो है ना वो ज़ाया करेगा उसको कंट्रोल करने में। ये छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं जिसको जो है ना आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिनका फ्री फ्लोट नहीं होता या बहुत छोटी कंपनी होती है, 500 मिलियन 1 बिलियन वाली कंपनी। बड़ी कंपनीज को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो सारे देख रहे होते हैं। तो छोटे कॉइन्स को तो क्रिप्टो में भी लोग हाँ बिल्कुल कंट्रोल करके, हाँ, जिस चीज़ की ट्रेडिंग इतनी होती नहीं है उसको आप बिल्कुल मैनिपुलेट कर सकते हैं। काइंडली आस्क हिम अबाउट फ्यूचर करियर फॉर अ CFA कैंडिडेट मेंबर इन पाकिस्तान। आप लोगों ने तो लाइफ एडवाइस पूछ ली है, क्या करें भाई CFA कैंडिडेट? अच्छा, इसमें क्रिप्टो पे कमेंट कर देता हूँ, फिर इस थोड़ा सा गाइड करता हूँ। क्रिप्टो की ना लाइफ लॉन्जेविटी अभी इतनी नहीं है कि आप उसमें बहुत हाई परसेंटेज ऑफ सेविंग्स लगाएं। कल को कुछ भी चेंज हो सकता है। कम से कम भी ना 25-30 साल 50 साल की किसी चीज़ की हिस्ट्री होनी चाहिए, फिर आप उसमें हाई परसेंटेज ऑफ सेविंग्स लगा सकते हैं। तो अभी ग्लोबली भी आप देखें तो सब 2% 3% 4% लगा रहे हैं। तो इतना आप करना चाहते हैं क्रिप्टो में, अगर आपके पास लेट से बाहर कोई अकाउंट है जिसके थ्रू आप लीगली ले सकते हैं तो वो कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट बहुत हाई परसेंटेज नहीं लगाएगा क्योंकि सेविंग्स ख़राब हो गई तो लाइफ चेंजिंग हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ एक इन्वेस्टर्स डायलेमा एक ये भी होता है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं ना कि लॉस हो गया वो सबसे बड़ा जो है ना वो आपको हिट करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग है ना वो ये है कि जल्दी बेच देना। हाँ, यानी कि जिन लोगों के बिटकॉइन चोरी हो गया ना, वॉलेट का जैसे एड्रेस गुम हो गया, उससे ज़्यादा डिप्रेशन उन लोगों को हुआ है जिन्होंने उसको $1 पे ख़रीदा और $10 पे बेच दिया, क्योंकि उन्होंने वो मुश्किल डिसीजन ले लिया था। और फिर वो कहते हैं मैं 10 पे अगर बस इसको होल्ड कर देता तो आज मैं कहाँ होता। असल तो वही इस पे बड़ी रेडिट पे स्टोरीज भी हैं। एक बंदा बताता है कि मैंने ना उसको $10 पे बेच दिया था, तो अब मैं बैठा हूँ ना फैमिली में और बिटकॉइन की बात हो, मैं उड़ जाता हूँ वहाँ से। वही असल वो जो इन्वेस्टमेंट में होता है कि जब टर्न हो रहा हो ना उस पे बेचना, वो नहीं पॉसिबल, वो उस पॉइंट पे बेचना, दैट इज व्हाट द की इज। क्या करे CFA दोस्त मेरा? देखिए, इसमें मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा, मैंने खुद BSc इकोनॉमिक्स की हुई है तो रिलेटेबल फील्ड, बट आप वही करें जिसमें ना आपको मज़ा आता है। मतलब आप CFA आपने कर भी लिया है तो ज़रूरी नहीं है फाइनेंस आपके लिए हो सकता है आपके लिए पॉडकास्टिंग सबसे अच्छी हो। आपने मुझे वो 3 इडियट्स वाला बना दिया ना कि बाबूजी पैसे कम बनाऊंगा, लेकिन नहीं, क्यों पैसे कम बनाएंगे? देखे ना अब तो दुनिया इतनी उस तरह की हो गई है विद द सोशल मीडिया कि आपका जो भी बड़ा ही कोई अजीब किस्म का भी अगर टैलेंट है तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। थैंक यू, आपने मेरा अजीब किस्म का नहीं, आप पे टारगेट नहीं। अब मैं आपके ये 2 लाख के बगैर जो है ना अपने 5 लाख लगवाऊंगा आपसे और डिस्काउंट लूंगा मैं। आस्क हिम अबाउट द बेस्ट पोर्टफोलियो एलोकेशन इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लासेस टू अचीव फायर। फायर इज इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इस तरह का कोई फुल टर्म है। देखिए अगेन इसमें जो 1 से 2 इयर्स, इसको इमरजेंसी फंड भी कहते हैं कुछ लोग, 6 महीने से लेके 2 साल तक के जो आपके एक्सपेंसेस है ना वो सिक्योर्ड होने चाहिए। वो कोई ऐसे एसेट में होने चाहिए जो ज़्यादा ऊपर नीचे भी ना हो
और इजीली कैश में कन्वर्ट भी हो जाए, तो ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड ही होता है। उसके बाद जो सेविंग्स बच जाती है ना, वो टोटल इट्स अ गेम ऑफ कन्विक्शन। जो चीज़ आपको समझ आती है, मतलब जिसको स्टॉक्स नहीं समझ आते ना, वो 20% भी लगाएगा ना अपनी सेविंग्स का, वो परेशान ही रहेगा। और जिसको समझ आते हैं ना, वो 80% भी लगा लेगा और खुश रहेगा। वॉलेटिलिटी उसको परेशान नहीं करेगी। एंड मेजर रीज़न इज़ नॉलेज। अगर आप ये माइंडसेट अपना बना लेना कि इन स्टॉक्स के पीछे बिजनेसेस हैं, उसमें डेवलपमेंट्स होती हैं, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो आप बड़ी सुकून की लाइफ गुजार लेते हैं। हाउ टू नॉट पैनिक इन फाइनेंशियल डिसीजंस इन अ नॉट सो गुड सिचुएशन? ये इट्स ऑल नंबर्स। इमोशंस जो है ना, उसको आपको ख़त्म करना होगा। हम लोगों का डिसीजन किसी भी चीज़ को ख़रीदने का और बेचने का सिर्फ एक चीज़ पे होता है कि आज उस कंपनी में क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं और उसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है और आज उसकी प्राइस क्या है, बस। यानी कि उसकी फ्यूचर वैल्यू एक तरह से हमने देखी कि कंपनी के आउटलुक के हिसाब से ये फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाएगी और आज ये किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा मैंने वो शेयर महंगा लिया था, सस्ता लिया था, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, टेक्निकल्स कह रहे हैं ऊपर चला जाएगा, ये सब फजूल बात है। यू ओनली हैव टू कंपेयर इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि उसके फ्यूचर प्रॉफिट होते हैं, और उसकी करंट प्राइस। For those looking to get into investment, where do you recommend they begin, and what's a common mistake to avoid? कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, एक न्यूज़ सुन लेना और सोचना कि जैसे कोई किसी को पेमेंट मिल रही है या हब जो है BYD की गाड़ी लेकर आ रहा है तो बस हब को ख़रीद लेते हैं। ये इट्स ओनली वन पीस ऑफ द पजल। इसके अलावा 20 और चीज़ें भी होती हैं, उसकी वैल्यूएशन भी देखनी होती है, उसमें देखना होता है गाड़ी कब आ रही है, कितने की होगी, उस पर प्रॉफिट कितना होगा। तो कोई भी एक छोटी चीज़ पकड़ लेना और सोचना कि ये पॉजिटिव है तो मैं ये शेयर खरीद लेता हूँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और ये इंटरमीडिएट्स भी करते हैं जिन्होंने 2-3 साल गुजार दिया होता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था? यही था कि कहाँ से शुरू करूँ मैं? कहाँ से शुरू? काफ़ी वो तो कर लिया हमने। What is the scope of finance against IT? As technology is way advanced in comparison to a few years back, is it worth to learn finance while AI is used to do financial statements, risk analysis, etc? तो अच्छा सवाल है। AI is just a tool. बाद में भी it will be a tool. मतलब कि आप आज से 30 साल पहले चले जाए, मैं इसमें वॉरेन बफेट एग्जांपल देता हूँ। वो अपनी जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी ना, तो एक चीज़ होती थी मूडीज मैनुअल। वो जैसे टेलीफोन की बुक होती थी ना पहले, उस तरह से अमेरिका में एक बुक होती थी, उसमें ना जितनी भी लिस्टेड कंपनी थी ना, सबको एक एक पेज दिया होता था। तो जब वॉरेन बफेट वो पेजेस पढ़ के रिसर्च करते होते थे। अब हम लोग कंप्यूटर पे करते हैं, हम लोग एक फ़िल्टर लगाते हैं, उस कंपनी का सारा डाटा आ जाता है। तो AI से ये और आगे चला जाएगा। बट अगेन डिसीजन भी तो लेना है ना किसी ने। फ्यूचर के बेसिस पे आपने इन्वेस्ट करना होता है, पास्ट से यू कैन ओनली लर्न। तो जो अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होंगे उनकी जगह तो रहेगी। हाँ, ये है कि आजकल वैसे नहीं रिप्लेस कर सकते अल्लाह ना करे लेकिन ये एक साथ साथ एक दुनिया में ये चीज़ भी चल रही है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं ना, उनके जो रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं अभी इनका टाइम ख़त्म हो गया। अब AI रिसर्च करेगी और जो डिसीजन मेकर्स हैं वो डिसीजन लेंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि शुरू में तो आप ही कर रहे थे, आप 15 लोग भी हों, यू कांट आउट परफॉर्म AI, राइट? आप अगर तो मैंने पुराना डेटा निकालना है। हाँ, बट फ्यूचर भी तो है ना। फ्यूचर कैसे बताएगी? वही एल्गोरिथम पे अगर वो सारी अच्छा, ये कैसे बताएगी AI के जो सीमेंट की बैग की प्राइस है अगले 1 साल में ऊपर जाने के और नीचे जाने के क्या चांसेस? उसको क्या पता कि आजकल जो सीमेंट के जो या कार्टेल जिसको कहते हैं उसमें क्या डिस्कशन हो रही है, उसको कैसे पता? ये तो आप इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं ना बेस्ड ऑन। ये तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे फीड करेंगे? रियल टाइम अगर कुछ हो गया, कोई पॉलिसी चेंज हो गई, श्योर, बट आप इतना तो बोल सकते हैं कि अच्छा ये इस पॉलिसी चेंज पे क्या होता है दुनिया भर में, देखो जब ये पॉलिसी ये हुई थी तो सीमेंट को क्या हुआ था, तो एक कंपैरिजन आपको करके दे देगा। हाँ, नहीं, हम लोग भी यूज़ करते हैं जैसे कोई कंपनी रिसर्च करनी हो, बट स्टिल डिसीजन मेकिंग की बड़ी वैल्यू होती है, उसमें इमोशंस का भी बड़ा रोल होता है। आप जो है सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पे नहीं लगा सकते, और कुछ आपकी ना इंस्टिंक्ट भी होता है फ्यूचर के बारे में। सो आई थिंक इनसे पूछें, अगर आपके पास 10 लाख हो और आपके मंथली एक्सपेंस 2 लाख हो, हाउ विल ही मेक मनी फ्रॉम मनी? मतलब वो कह रहे हैं 10 लाख से ही हर महीने 2 लाख कमाना है। ये तो इम्पॉसिबल है ना। मतलब इसका तो मतलब है 240% था। ये जो डबल शाह स्कैम्स नहीं होते, वो कहते हैं आपको महीने का 5% देंगे। सही है।
हम लोग बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि 5% लोग सोचते हैं छोटा नंबर है, हो सकता है, बट 5% महीने का मतलब होता है कोई 70% पर ईयर। सही है। दुनिया के जितने भी टॉप इन्वेस्टर्स हैं ना, मेरा नहीं ख्याल किसी ने 25% क्रॉस किया है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यही चीज़ें अपने माइंड में बिठा लें कि 2% पर मंथ से ज़्यादा रिटर्न फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंशियल रियलिटीज़ के साथ मैच नहीं होता। तो जो भी वो कह रहे हैं ना, वो या तो कोई बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ में आउटलुक बहुत अच्छी लग रही है, थोड़े टाइम के लिए हो जाएगा, बट 90% चांस है कि वो स्कैम है। Please ask him about his career journey. I'm doing CA right now and really interested in fund management. So his advice would be helpful for me. अच्छा, BSc इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक मैंने की। फिर वहाँ पे जब देखा ना मैंने कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब भी मैं छुट्टियों में आता होता था ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी घर पे बात होती थी, तो सब यही कहते थे कि नहीं नहीं इधर कुछ नहीं होता, इधर जो है ये सारे प्रिंसिपल्स नहीं चलते इन्वेस्टिंग के, ये बाहर की बातें। लेकिन मैं तो देखता था ना उधर, 3 साल देखा पूरा, उसमें ऊपर नीचे भी होता था, सब कुछ होता था, लेकिन लोग बड़े कंफर्टेबली करते होते थे। तो आके फिर जब मैंने वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स पढ़े ना, सो उससे समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट असल में है क्या, कि ये जो टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनरशिप हो जाती है ना, ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा देगी। फिर 2 साल बुक्स और ये वीडियोस देखी वॉरेन बफे की, फिर उसको टेलर किया पाकिस्तान। फ़र्क है थोड़ा सा, और मेन फ़र्क पता है क्या है? यूएस में एक एवरेज कंपनी ना 30% स्पॉन्सर के पास होती है, 70% पब्लिक के पास होती है। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ 70% ओनर के पास होती है, 30% जो है वो पब्लिक के पास होती है। तो ओनर्स की जो पॉलिसीज़ है ना, डिविडेंड से रिलेटेड, दूसरी चीज़ों से रिलेटेड, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा वो वाला एलिमेंट भी आ जाता है कि बुक्स सही हैं कि नहीं। सो इसमें हमने जो सेकंड पिलर ऑफ हमारा इन्वेस्टिंग का ना, वैल्यू रियलाइजेशन, वो ये है कि जो उस वक्त ओनर्स की पॉलिसीज़ होंगी ना, वो भी एक रोल प्ले करती है इन उस कंपनी की क्या वैल्यू चलेगी। तो जो सारे प्रिंसिपल्स है उसको थोड़ा सा टेलर भी करना पड़ता है फिर। तो उसमें मैं सारा देखता होता, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अटेंड किया, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन, किसी ने डिविडेंड अच्छा अनाउंस कर दिया, उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है। तो इसमें पूरा आपने देखना होता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में कौन सी चीज़ें एक ट्रिगर बन जाती हैं। तो फिर उन सारी चीज़ों को अप्लाई किया। फिर 2019 में जाके पहली दफ़ा इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। 19 से लेके 22 तक प्रैक्टिकल भी बड़ा ज़रूरी होता है ना। किताब में तो आप पढ़ लेते हो, एक चीज़ बहुत सस्ती थी, मैंने ख़रीद ली, 2 साल बाद वो डबल हो गई लेकिन जब असल में 2 साल गुजारने होते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल टाइम होता है। कितना पैसा कमा लेते हैं एक महीने ऑल्टो निकल आती है। कितना एक्स किया आपने? चलो 2019 टू टुडे अब तो स्टॉक मार्केट ही 3x हो गई है। तो आपने कितना एक्स किया इन 6 सालों में? 6 सालों में स्लोली इन्वेस्टमेंट की है। आई थिंक 3 और 4 के बीच में कहीं होगा, मेरे पास एग्जैक्ट अभी नंबर नहीं है, बट 3 और 4 के बीच में कहीं होगा। दैट ईयरली कितना परसेंटेज है? हम लोग मैं खुद पहले इतना डिटैच रहता हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो से इतना वो नहीं होता, लेकिन जब से हमने ये एडवाइजरी सर्विस स्टार्ट किया ना, तो फिर सबको कम्युनिकेट करना होता, तो हम लोग पूरा कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इसका मुझे सही एग्जैक्ट नंबर पता है, फ्रॉम 1 जुलाई 2024। इफ ही कैन मेंशन सम बुक्स एंड कोर्सेज दैट वुड बी अ प्लेजर। अच्छा, बुक्स में मैं थोड़ी सी पहले बेसिक वाली बताता हूँ, 1-2। रिच डैड पुअर डैड अच्छी है, साइकोलॉजी ऑफ मनी अच्छी है। जो 2 मेरी फेवरेट बुक्स है ना, एक है द ग्रेट क्रैश 1929, मुझे ऑथर नहीं याद लेकिन इसका, लेकिन द ग्रेट क्रैश 1929 जो है ना, वो एक, अगर किसी ने अच्छा इन्वेस्टर बनना है ना, उसके इमोशंस के लिए बड़ी ज़रूरी है। वो बुक ना इस तरह से नहीं है, वो है एक समझें डॉक्यूमेंट्री ऑफ 4 years, 1927 से लेके 1929 जो था ना, वो ग्रेट डिप्रेशन से पहले वाले साल थे। फुल यूफोरिक, हर दिन स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तो उसमें ना हर हफ्ते की पूरी बताया होता है कि ये मीटिंग हुई, JP मॉर्गन ने मीटिंग बुला ली, इस कंपनी ने सोचा कि ये जो हमारी कंपनी है ना, अगर हम इसके हिस्से कर देना तो हमारे पास और ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, फिर हम उस कंपनी में और पैसे लगा देंगे। इस तरह की सारी फाइनेंशियल शेनैनिगन्स जो है ना बुल मार्केट में हुई। और 1929 से लेके 32 वो पूरा उल्टा, स्टॉक मार्केट फुल नीचे आ रही है, ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो रहा है। और उसमें आई थिंक इनके प्रेसिडेंट थे हूवर। तो उसमें पूरी हर हफ्ते की ना मीटिंग्स कौन सी हुई, स्टॉक मार्केट गिरी, सब ने मिलकर मीटिंग बुला ली, हूवर ने स्पीच की कि नहीं हमें कोई स्टॉक मार्केट से फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो इंडिकेटर है ही नहीं इकोनॉमी का। तो आप ना वो जो पूरे 4 साल की जब डॉक्यूमेंट्री पढ़ेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि बुल मार्केट में लोग कैसे बिहेव करते हैं और बेयर मार्केट में कैसे बिहेव करते हैं। आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कुछ हद तक
कि जब आप वो साइंस देखें बुल मार्केट के, तो आपने जब वो पीक पे चले जाए ना, आपने सेल करना है। उस वक्त आसान नहीं होता सेल करना जब मार्केट टॉप पे गई होती है। लोग कहते हैं नहीं अभी तो एक और 2x होगा, बहुत अच्छी है इकोनॉमी। लेकिन आपको पता है जैसे 3-1 जब चेंज होता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसी तरीके से बेयर मार्केट में जो हमने फिर देखा डिफॉल्ट के टाइम पे कि किस तरह की बातें हो रही हैं, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, $2 बिलियन रह गए हैं, अगले हफ्ते $1 बिलियन देना है और अगले महीने में $2 बिलियन का ऑयल आना है। तो कैलकुलेशन उस तरह की सारी चल रही होती है। तो ये बुक अगर किसी ने सीरियस इन्वेस्टिंग करनी है ना, ये बहुत अच्छी है। एक आपको शायद मिले भी ना, बड़ी मुश्किल से आपको खुद ही प्रिंट करनी पड़ेगी, द ग्रेट क्रैश 1932। ये आपने भी वॉरेन बफे की कई दफ़ा बोला है ना कि जब सड़कों में खून हो, अभी जब जंग एट इट हाइट थी तो थोड़े हमारा स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा था, तो मैंने यूसुफ फारूक को, दोस्त है मेरे, उनको मैसेज किया, मैं आज ही खरीदना है। मैंने क्यों? मैं यार मुझे नहीं लगता जंग चलने वाली है ज़्यादा। जंग को आप क्लोजली फॉलो कर रहे थे? हाँ, तो मुझे यकीन था कि यही है। मैं आज ही बाइडेन फॉलो थ्रू विद इट, व्हिच आई रिग्रेट। बट मैंने उसको बोल तो दिया था कि यार बॉबी एक्सेलरोड ने भी 9/11 वाले दिन स्टॉक्स खरीद के। लेकिन आज भी कोई इतना फर्क तो नहीं है ना आज में भी। और इसको इस तरह से देख लें, ये देखें ना 1999 में कारगिल हुई, ठीक है, किसी ने लेट से नहीं खरीदा, 2000 में खरीद लिया, कितना फर्क पड़ता है? लॉन्ग टर्म में तो वेल्थ क्रिएशन हो जाती है ना। इसी तरीके से जब मैंने स्टार्ट किया था ना 2019 में, उस वक्त वो अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, उस दिन भी स्टॉक मार्केट गिरी थी, वो 2-3 दिन बाद रिकवर हो जाती है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। I mean, just that philosophy ना कि सब की जब हुई है थोड़ी सी बेहतर प्राइस मिल जाती है, तब हिम्मत दिखाना। अच्छा, ये जो ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स है ना, इसका मेरे साथ हुआ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये हुआ था 2020, कोविड ही था। इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, 6-8 महीने हो गए थे। 2-3 कंपनीज भी खरीदी हुई थी जो समझ आ गई थी ना, जब तक एग्रो फर्टिलाइजर थोड़ा सा समझ आ गया था, कोहार्ट सीमेंट थोड़ा सा समझ आ गया था, यानी कि सीमेंट का बिजनेस समझ आ गया था, और एक निशात पावर IPPs में समझ आ गई थी कि क्या है इनका सिस्टम, क्या है। तो अब कोविड आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है, चाइना में फैल गया है, पाकिस्तान में भी आ गए 1-2 केस, स्टॉक मार्केट गिरती जा रही है। मेरे ख्याल से 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था ना, तो ये उससे कोई 1 हफ्ते पहले की बात है। अब निशात पावर को हर साल फिक्स पैसे मिलने हैं, उसका प्लांट वैसे भी नहीं चलता, 2-3 महीने चलता है मुश्किल से साल में, तो उसका भी शेयर गिर रहा है। 25 से जो है ना वो करते 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 18 पे आ गया। मैंने कहा यार इसको तो फिक्स पैसे मिलने हैं, कोविड अगर 1 साल चल भी जाता है इसको क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका तो शेयर नहीं बनता ना गिरना। बाकी चलो हो सकता है फैक्ट्री बंद हो जाए, 1 साल तक लॉकडाउन हो जाए, डिमांड कम हो जाए, लॉस हो जाए, लेकिन इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त ना मैंने फिर सारे सोचा, कैश भी नहीं था उस टाइम, सारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हुई थी, तो मैं गया अब्बू के पास, उनको सारा एक्सप्लेन किया कि भाई ये वाली कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका जो शेयर है ना वो हम खरीद लेते हैं। अब्बू का भी बिजनेस बैकग्राउंड था, तो उनको भी समझ आ गया थोड़ा कि हाँ ये जना वही ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स वाले दिन ही खरीदना होता है। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप ये अगले 6-8 महीने की पॉकेट मनी जो है ना, और प्लस जो बाकी 2 कंपनीज हैं उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया, वो भी 1.5 महीने में आ जाएगा, ये सारा मिला के ना 10 लाख रुपए के ये शेयर ले लेते। तो अभी हालांकि लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ था, और अगले दिन जब उसको बाय करने भी गए ना, तो यूजुअली ब्रोकर को आप कहें ना कि आप खरीद लें, मैं बैंक में पैसे जमा करा रहा हूँ, 1-2 घंटे में आ जाएंगे, वो खरीद लेते हैं, वो ऐसा इशू नहीं होता, उनके पास दूसरे शेयर्स पड़े होते हैं ना अकाउंट में एज कोलेटरल। उस दिन वो भी नहीं खरीद रहे थे, ऐसे नहीं आज जो है ना बहुत सख्ती है, जो भी पहले पेमेंट होती है ना फिर ही हम खरीदते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो पेमेंट भी करवा दी, वो जैसे ही वो पेमेंट हुई अगले दिन से उसके अपर लॉक शुरू हो गए, हालांकि पाकिस्तान में लॉकडाउन अनाउंस हो रहा है। तो इससे ये भी थोड़ा समझ आया कि स्टॉक मार्केट होती है फॉरवर्ड लुकिंग, जब क्राइसिस का पीक होगा ना तो ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप या बॉटम होगा, वो उससे पहले आ जाता है स्टॉक को पहले। तो ये एक मैंने खुद पर्सनली देखा कि ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स के टाइम पे कैसे खरीदना होता है। अच्छा, ये एक एडवाइजरी सर्विस में भी, ये जब ट्रम्प टैरिफ्स आए ना, अच्छा ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स का मतलब ये नहीं होता कि जिस दिन स्टॉक मार्केट गिरे तो आप जाओ और ख़रीद लो, वो तो आपके तो 2 महीने में पैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हर 2-3 दिन छोड़ के एक दिन तो गिरती है ना स्टॉक मार्केट, तो इस तरह तो आपके जितने पैसे सारे ख़त्म हो जाएंगे 2 महीने में। इसका मतलब होता है कि जिस दिन डेवलपमेंट्स पॉजिटिव हों लेकिन स्टॉक मार्केट डाउन हो, यानी कि लोग गलत उसको समझ रहे हैं। तो जब ट्रम्प टैरिफ्स अनाउंस हुए ना, उसमें भी एक दिन हॉल्ट हुआ था पाकिस्तान स्टॉक में, 5000 पॉइंट गिरी थी। तो अब आप पूरा अगर ट्रम्प टैरिफ्स को एनालाइज करें ना, तो इससे ग्लोबल ग्रोथ कम होती है। जब ग्लोबल ग्रोथ कम होती है तो ऑयल और ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, इस्तेमाल कम होती हैं, और पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा हो जाता है। मतलब ये जो 4 चीज़ होती है ना, LNG, ऑयल, स्टील
और कोल, इन चारों को मिला लें पाकिस्तान तकरीबन $20 बिलियन का इंपोर्ट करता है, 15 से 20 बिलियन डॉलर। तो इनमें जब 20% कम आता है तो आपके मुफ्त के 3-4 बिलियन डॉलर आपको मिल गए हर साल। कमोडिटी की प्राइस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो और एक्सपोर्ट पाकिस्तान की कोई इतनी है नहीं, तो ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन कुछ लोग थे, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल से फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने जब थोड़ा अनसर्टन टाइम हो ना, तो ये सारे जो पाकिस्तान टाइप इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, उनसे एग्जिट कर लेते हैं। वो चले जाते हैं ट्रेजरीज़ में, जो यूएस की सेफ ट्रेजरीज होती हैं। उन्होंने जो भी फ्रंटियर मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स है ना, वहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। तो वो एग्जिट कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान की आउटलुक इंप्रूव हो रही है। तो फिर वो एक दिन था पूरे पिछले 10 महीनों में। वैसे हम यूजुअली किसी को नहीं कहते, कोई नया बंदा आता है ना, हम उसको कहते हैं भाई तुम अपना देखो आराम से, सारी वीडियोस देखो, जब तुम्हारा माइंड बन जाए, कन्विक्शन आ जाए ना, फिर बाय करना। लेकिन उस दिन हमने कहा कि नहीं, आज जिसने भी पिछले 1 महीने में ज्वाइन किया है और वो कैश को स्टॉक मार्केट में लगाना चाह रहे हैं ना, जैसे ही मार्केट ओपन होना खरीद लेना आप। तो एक बहुत कम होता है ये, लोग इसको ज़्यादा जिस भी दिन स्टॉक मार्केट गिरी हो ना, उसको बना देते हैं कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। लेकिन इसकी असल एप्लीकेशन है कि जिस दिन डेवलपमेंट्स पॉजिटिव हों लेकिन स्टॉक मार्केट नीचे हो फॉर एनी रीज़न, उस दिन आपने जो है ना फिर बाय करना होता है। किसी ने आखिरी आपसे सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि वेल्थ तो हम खुद मैनेज कर लेंगे, कमानी कैसे है? तो आई थिंक कमाने का पॉडकास्ट हमने आज इसी पे की है, बस वो एक स्टॉक और सट्टे वाली बात रह गई थी। अब ये भी चीज़ याद रखें कि ये तो सिर्फ सेविंग्स कंपाउंड हो रही है ना, आप अपनी इनकम को भी तो बढ़ा सकते हैं। तो वो जो वॉरेन बफे का फर्स्ट प्रिंसिपल था कि लव व्हाट यू डू, उधर से आपकी इनकम मैक्सिमाइज होगी। फिर दूसरा था कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन, उससे आपकी सेविंग्स ऊपर जाएंगी। और थर्ड था इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड, उससे आपकी सेविंग्स की कंपाउंडिंग ऊपर जाएगी। वो सट्टे और स्टॉक वाली बात रह गई थी। वो रह गई। अच्छा, ज़्यादातर लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट है सट्टा। सट्टा होता है, फिर स्पेकुलेशन होती है, और फिर होती है इन्वेस्टिंग। ठीक है, स्पेकुलेशन सट्टा होता है कि आपको कुछ पता नहीं है, आप बस जो है ना इधर उधर से सुन के। बाहर एक बड़ी एग्जांपल मशहूर है, ये है इनकी पीटर लिंच की। पीटर लिंच भी बड़े मशहूर इन्वेस्टर। वो कहते हैं लोगों ने वॉशिंग मशीन या मोबाइल ख़रीदा ना आजकल के, पहले वॉशिंग मशीन की एग्जांपल देते थे, अब मोबाइल थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो वो बड़े 2 महीने तक ना उसके रिव्यूज़ देखते रहते हैं, फिर दुकानों पे भी जाते हैं, एप्पल स्टोर में आधा खड़ा हो के देखते भी हैं उसको, सारा यूज़ करते हैं। लेकिन ना स्टॉक्स किसी से सुन लिया, किसी शादी पे सुन लिया, बाहर के मुल्कों में बस पे बैठे हुए सुन लिया, उसमें जाके $5000 लगा देते विदाउट एनी रिसर्च। तो ये है सट्टा। इससे भी बड़ी बात हावी ने की थी। किसने की थी? हावी, हमारे एक सिंगर हैं। अच्छा। उन्होंने बोला आपको जब मोबाइल खरीदना हो आप 2-3 महीने सोचते हो, पर जब दिल देना हो आप बिना सोचे दे देते हो। ये भी सही है। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। वो स्टॉक से भी ज़्यादा, वो स्टॉक से भी ज़्यादा, वो फिर आपका ज़्यादा नुकसान भी ज़्यादा है, कंपाउंड होता रहता है गम आपका। ये भी बड़ी अच्छी, हाँ बहुत अच्छी है। सो ये वाला जो बंदा है ना, ये सट्टा कर रहा है। ठीक है, अब स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं ये सारे लोग जो अपना टाइम लगा रहे होते हैं, फ्यूचर का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि आज से 6 महीने बाद इकोनॉमी कैसी होगी, जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है वो कैसी होगी। तो वो आ जाती है नॉलेज बेस्ड स्पेकुलेशन। अब क्योंकि सारी चीज़ें फ्यूचर के बेस पे चल रही होती है ना, तो आप अपनी एनालिसिस देख के जो भी आपकी नॉलेज है आप कर रहे हो स्पेकुलेशन, और ये बहुत होती है, ट्रेडर्स बहुत करते हैं, ये जो 6 महीने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं ये भी करते हैं। लेकिन ये है मुश्किल काम। और स्टॉक मार्केट की जो सारी लिक्विडिटी होती है ना, रोज जो ट्रेडिंग हो रही होती है, उसके पीछे 90% हाथ इनका होता है। और लास्ट होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में आपने सिर्फ एक माइंडसेट लेके चलना है कि लॉन्ग टर्म में बिजनेसमैन विल मेक मनी, और उसका फ़ायदा मुझे भी होगा, मैं उनके साथ इक्वल पार्टनर बन गया हूँ। तो लोग होते यहाँ पे हैं, सट्टे वाली जगह पे, कुछ नहीं किया होता और बस ऊपर नीचे कर रहे होते हैं रोज़, और वो फिर कहते हैं कि इन्वेस्टिंग बुरी है। आप पहले इन्वेस्टिंग करके तो देखो, वाह, लॉन्ग टर्म पहले लगाओ तो लगी भूल जानी पड़ेगी। तो बेसिकली आप कह रहे हैं मंशा ने पैसा बनाना है। हाँ, मैं निशात पावर पैसे डाल दूं कि मंशा के साथ मैं भी थोड़ा पार्टनर नहीं। अब वैसे आईपीपीएस के कॉन्ट्रैक्ट बड़े रीनिगोशिएट हो गए हैं, बट जनरली तो मियां मंशा ने पैसा बनाना है। उनकी सारी कंपनीज में अगर लगा लेंगे तो फिर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो बस हमने बेसिकली मैं देखूं मियां मंशा, अकील करीम डैडी, इनकी कौन सी कंपनी है। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है ये तो चलें आपको समझ आ गया, आपने इतना देखा हुआ है 10-15 साल। कोई नया बच्चा है, उसको भी नहीं ये समझ आया कि कैसे ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं। इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। एक होता है कि या तो आपका बिजनेस इतना अच्छा होता है कि आप प्राइस बढ़ा देते हो,
जब भी आपकी कॉस्ट बढ़ती है ना, आपका बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि वो प्राइस बढ़ाएगा और लोग फिर भी खरीदेंगे। जैसे हमने प्राइसिंग पावर की बात की फार्मास्यूटिकल्स में। दूसरा रीज़न होता है कि आपने अगर फैक्ट्री लगाई हुई है तो वो डॉलर में होती है उसकी, सही है। तो जब डिवैल्यूएशन होती है थोड़े टाइम बाद, जब उस इंडस्ट्री में एक्सपेंशन होती है, तो सब यही सोचने लग जाते हैं कि ये भाई ये फैक्ट्री तो आती इतने की है, तो इसके हिसाब से प्रॉफिट भी इतना ही होना चाहिए। तो या तो बिजनेस में बड़ी स्ट्रांग प्राइसिंग पावर होती है, या फिर उसके जो एसेट्स होते हैं ना वो डॉलर हेज्ड होते हैं इन द लॉन्ग टर्म। इस वजह से ये रिटर्न बनता है। जबरदस्त। होपफुली आपको सुन के लोग पैसे कमाएंगे। कोई आपको लगता है, सिंस मोस्टली लोगों ने 20s से सवाल पूछे हैं, आपने पूरा सुना है, आप उस एज ग्रुप में, आपका कोई सवाल है? मैंने काफी सुना, बट जो यंगर लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो यूनिवर्सिटी गोइंग्स है, हाँ, अब वो किस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई अभी सेविंग्स तो एसेट्स नहीं होती, तो अगर उनको करनी हो तो व्हाट्स उनके लिए क्या है? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर देता हूँ, माइक में नहीं आया होगा। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, पॉकेट मनी, इसमें से जो पैसे लगाने हैं वो कैसे करें, क्या करें? देखिए, इसमें भी सेम चीज़ करनी है आपने। आप 2,500 लगा लें महीने का, 5,000 लगा लें, जब जॉब लग जाएगी इसको 10,000 कर देगा, फिर प्रमोशन होगी तो 20,000 कर देगा। रूट सेम है, करना सबने सेम है, सबकी अमाउंट डिफरेंट होती है, लेकिन एंड में सबका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे ना, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। जबरदस्त। सर, कोई आपको लगता है कि बात रह गई है जो आवाम को पता होनी चाहिए? हाँ, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा। जैसे आपने आवाम को क्या? हाँ, नहीं, आपने जैसे वो बात की ना कि आपने उस दिन सोच लिया था कि बस खरीदना है, लेकिन एंड में खरीदा नहीं। नहीं। तो उसमें ना एक मैं यूट्यूब पे चैनल है डैन को, वो बड़ी अच्छी फिलोसफिकल और प्रैक्टिकल बातें करते हैं। तो वो एरिस्टोटल का ना बड़ा वो देते हैं हवाला। तो एरिस्टोटल का एक कोट है कि द पर्पस ऑफ गैदरिंग नॉलेज इज टू टेक एक्शन, मेयरली गैदरिंग नॉलेज सर्व्स नो पर्पस। तो सारी नॉलेज गैदर कर ली, लेकिन एंड में ना एक्शन लेना है। एक्शन के बगैर कुछ नहीं होगा। 1, 2 साल, 3 साल एक्शन लेके देखें, जब वो थोड़े थोड़े डिविडेंड्स आपके आने लगेंगे ना, थोड़ी थोड़ी कंपाउंडिंग होगी, फिर जो मुश्किल वाला काम होता है सेविंग वाला, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि हर महीने लाख की सैलरी आ रही है तो यार 25,000 सेव करते हो ना, बड़ा दुख होता है। तो जब आप वो रिटर्न देख लेंगे ना 2-3 साल, वो भी करना आसान हो जाएगा। और फिर जो आपकी कंपाउंडिंग होगी ना अच्छे अमाउंट से, वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आज करीम में बैठो, 20 साल बाद जो सुपर कार होगी ना उसका सोचो। हाँ। आज मतलब मत सोचो कि मैं ऑल्टो ले लूं, उसका कोई फायदा नहीं। आज ये जो वैसे तो टफ टाइम नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम गुजारना है तो काम वो करो जिसमें मजा आए। आई थिंक आप भी और मैं भी सुबह से लेके, मैं तो रात तक काम करता हूँ, मुझे तो कोई बर्नआउट फील नहीं होता। मुझे तो बहुत बर्नआउट होता है। नहीं, मुझे नहीं होता, क्योंकि मुझे तो मजा आ रहा होता है। बर्नआउट तो बहुत फील होता है, बट मैं भी सुबह उठ के शुरू करता हूँ और रात को जिस भी टाइम्स हो, और फिर सुबह उठ के वापस। तो थैंक यू सर। होपफुली जो पैसे कमाएंगे आप इससे, उससे 10 साल बाद मुझे भी थोड़े भेज दीजिएगा कि आपकी पॉडकास्ट हमने पैसे कमाए। हाउ डू दे फाइंड यू? यूट्यूब चैनल? हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल भी है अब्दुल रहमान नजम के नाम से, और हमारी वेबसाइट जिस पे ये सारी चीज़ें डिटेल में भी एक्सप्लेन हुई हैं, www.arnfinancials.com। सर, जाते जाते आपसे जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं उनको ये भी बता दें कि आपका वाई क्या है, आप जो करते हैं, जो आप कह रहे हैं आई लव डूइंग, वाई? अच्छा, इसमें पिछले 1 साल में जब से हमने स्टार्ट किया है तो बड़ी सक्सेस स्टोरीज भी देखी हैं। लोगों का ना माइंडसेट रियल एस्टेट से स्टॉक्स की तरफ आया है, वो भी एक बड़ा एक मोटिवेशन है। साथ हम लोगों की पूरी टीम बन गई है, अच्छे तरीके से हम लोग सारे अच्छे जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं उसको लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे अभी भी जो है लोग बड़े जो है ना, आप कहें नोविस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। इवन आप इंडस्ट्री में भी बात करेंगे तो कोई भी इस प्रिंसिपल को इतना फॉलो नहीं करता कि आपने कंपनी को पूरा रिसर्च करना है फिर उसमें इन्वेस्ट करना है। सो इस तरह की चीज़ें भी हैं। फिर उसके साथ जो है लोग आके बहुत तारीफ़ भी करते हैं जब उनकी वेल्थ क्रिएशन हो रही होती है। लेकिन अभी मैं बल्कि सोच ही रहा था 2-3 हफ्ते पहले बैठ के इसके बारे में ना, कि पहले 5 साल तो अकेले ही कर रहा था ना, कुछ ये सारी चीज़ें मोटिवेशन ये नहीं थी, लेकिन जब भी उतना ही मज़ा आ रहा था। तो वही जो हमने बात की ना कि लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव, वही असल मोटिवेशन है। क्योंकि आपको जितना भी सक्सेस मिल जाए, लेकिन वो जो रोज़ के 10-12 घंटे लगाने होते हैं ना, वो दैट शुड गिव यू हैप्पीनेस। और इसके अलावा वैसे हमारी कंपनी का मिशन है कि हमने जो वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स है ना, वो 1 मिलियन लोगों को ना उसका फ़ायदा हो।
उसके लिए हमने 1 लाख लोगों को जो है ये प्रिंसिपल सिखाने हैं ताकि उनके अराउंड पूरी फैमिली से 1 मिलियन लोगों तक इसका इम्पैक्ट पहुँचे, और 10,000 लोगों को हमने खुद ट्रेन करना है। तो ये हमारा विजन 2030 है कि वी हैव टू क्रिएट एन आर्मी ऑफ 10,000 एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि पाकिस्तान में आज ना तकरीबन 3-3.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और सबका वो ही बना हुआ है कि जो है बड़े लोग इस मार्केट को चलाते हैं। तो अगर 10,000 लोग हमने ऐसे ट्रेन कर लिया ना जिसमें ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सही तरीके से कंपनी रिसर्च करेंगे, पब्लिक नॉलेज पे, कोई ज़रूरत नहीं आपको इनसाइडर ट्रेडिंग करने की, तो भी आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो फिर जो है ना एक जो पोर्शन होता है, दुनिया में भी ना तकरीबन 5% वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, तो हम पाकिस्तान में भी 5% तक पहुंच जाएंगे। उस टाइम पे तकरीबन 5 लाख इन्वेस्टर्स होंगे और 10,000 की हमने एक आर्मी क्रिएट की होगी ऑफ एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। सो इस तरह की सारी मोटिवेशंस हैं, बट एंड में अगले 5 साल भी करना है, उससे अगले 20 साल भी यही करना है। सो द यूटिलिटी आई डिराइव फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, कि एक्चुअल में मज़ा आता है। किसी कंपनी को पढ़ो और देखो कि यार इसमें जो इसकी असल वैल्यू है ना उससे कम पे मिल रही है, उसको ख़रीदो। और कोई बहुत स्मूथ राइड नहीं होती, पहले वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, साइडवेज भी होता है। 1 से 2 साल में जाके बाकी लोग भी जो आपने एनालिसिस की होती है ना उससे एग्री करने लग जाते हैं। स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि इन द शॉर्ट टर्म इट इज़ अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ अ वेइंग मशीन। सो मुझे ये एक कोट बड़ा पसंद है कि इफ़ द मेजॉरिटी सेज यू आर रॉन्ग दैट डज नॉट मेक यू रॉन्ग, एंड इफ़ द मेजॉरिटी सेज यू आर राइट दैट डज नॉट मेक यू राइट। तो अगर आप इस तरह की जैसे अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढते हैं और वो बढ़ जाती हैं, शुरू में लोग आपसे एग्री नहीं कर रहे होते, सो वो हम लोगों के प्रोफेशन में इस कोट की जो है ना एक एप्लीकेशन है। मेरे प्रोफेशन में भी है। हाँ, 5 साल पहले जो मैं बकवास कर रहा था पूरा मुल्क बोल रहा है, तो अभी भी अगर मैं कुछ ऐसी बातें करता हूँ जो मेजॉरिटी को लगता है बकवास है, आई एम लाइक अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि अगर किसी यंग पार्टिसिपेंट ने चेक करना हो, यानी कि कंफर्म करना हो कि वो अपना जो पैशन है ना उसको उसने प्रोफेशन बना लिया, तो क्या होगा वो साइन क्या होगा? I mean, लोग तो ये बोलते हैं when work doesn't feel like work, but work always feels like work. So ऐसा तो नहीं है कि ऑटोमेटिक कुछ चल रहा होता है। अच्छा, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ करोगे जिसका आपको शौक है, तो वो किसी ना किसी लेवल पे ना आपको चेंज कर देगी, आपके हैबिट्स को चेंज कर देगी। उसके अंदर इतनी पावर होगी कि वो आपको चेंज कर सकती है। मैं अपने स्कूल के टाइम पे ना मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स काफ़ी दिए थे मैंने OA लेवल्स में, लेकिन बुक नहीं पढ़ता था कभी। बुक रीडिंग से शुरू से ही ना लाइब्रेरी वाला पीरियड कभी कभी स्कूल में कंपलसरी करते थे, 1 हफ्ते आपने बुक लेके जानी है, उसका रिव्यू लिख के लाना है। वो सबसे मतलब कि अनएंजॉयबल मोमेंट ऑफ स्कूल होता था, लेकिन अब पूरा दिन रीडिंग पिछले 5 साल से 6 साल से। सो आई थिंक आई फाउंड माई पैशन, और उसने मुझे चेंज कर दिया, मेरी हैबिट्स को चेंज कर दिया। और अडल्ट एज में, यंग एज में नहीं किया, 25 के बाद किया। तो आई थिंक ये एक चेक मार्क है फॉर ऑल द यंग पीपल कि अगर आप परस्यू करना चाह रहे हैं अपना पैशन, और किसी आप ऐसा प्रोफेशन जो है चूज़ करते हैं और वो किसी लेवल पे जाके ना आपकी हैबिट्स को चेंज करे। लेट से आपको सुबह उठना जो है वो ज़हर लगता है, लेकिन आपका कोई जो प्रोफेशन है वो रिक्वायर करता है कि आप सुबह उठें और आप खुशी से उठने लग जाएं, तो दैट इज़ अ साइन कि आप सही ट्रैक पे हैं। ज़बरदस्त। क्या चेंज करना है टू वेइंग मशीन? इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, यानी कि जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो उस वक्त कंसेंसस बना हुआ है उसके हिसाब से जो है ना प्राइस डिसाइड होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी जितना प्रॉफिट बनाएगी, जितनी अर्निंग्स करेगी, वो उसका वजन है एक तरह से, और प्राइस एडजस्ट होगी। आप लोग एंड प्रिंसिपल हमारा यही है, फ्रॉम लाल किला बुफे टू वॉरेन बुफे। ये आवाम को हमने इस ट्रैक पर लेकर खाना छोड़ के इन्वेस्टिंग करें, इन्वेस्टिंग करें ताकि पैसा कमाएं, फिर उस पैसे का खाना खाएं। थैंक यू एवरीवन लिसनिंग, टेक केयर, खुदा हाफिज़।